Yes, good evening to all of you friends. We start a class at 9 p.m. Few more seconds to go. Alright friends, it is 9 p.m. We'll start this class. My first question is can you hear me? देख सकते हैं, सुन सकते हैं, टू फॉल्स में वोट करें. छवि, बीनू, हमीद, सत्यजीत, हर्ष, नवनीत, शिवम, अकबर, अनंत, श्री जस्ट मूव फॉरवर्ड. 2% लोग नहीं देख सकते तो अपने कीबोर्ड पे कंट्रोल या कंट्रोल शिफ्ट प्रेस करो. क्रोम ब्राउजर यूज करो. आई डोंट डिसेबल करो. इनकॉग्निटो मोड में लॉगिन करो. होपफुली टू वर्क. क्लास में जो डाउट है नोट पेन से लिख दो. क्लास खत्म होने के बाद मुझे गूगल फॉर्म से पूछ लीजिए जिसका लिंक चैट बॉक्स में फर्स्ट लिंक है. और फिर वेडनेसडे एक पीडीएफ फाइल बनाकर मैं उसके जवाब अपलोड कर दूंगा. कल भी दोपहर तक जो प्रश्न आए थे उन सबके जवाब बना के अपलोड कर दिए. आज जो हम पढ़ने वाले उसका हैंडआउट भी मैं अपलोड कर चुका हूं. अनअकैडमी के मेरे कोर्स पेज पे अपडेट सेक्शन में मिल जाएगा. नहीं तो लर्न ऐप डाउनलोड किया उसमें कम्युनिटी टैब में मेरी प्रोफाइल को फॉलो करो. उधर से भी आपको मिल जाएगा. तो बात यह है कि हम लोग देख रहे थे इकोनॉमी. तो मनी बैंकिंग, फाइनेंस, इंश्योरेंस ओवर, बजट, टैक्सेशन कंप्लीट, इंटरनेशनल ट्रेड कंप्लीट. फिर हम लोग पिलर 4 में गए थे, सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी. और उसके अंदर भी पिलर 4 है एग्रीकल्चर हमने कंप्लीट किया था. एग्रीकल्चर की जो टेस्ट हुई थी करीब 55 क्वेश्चन थे. मतलब उसमें दो मार्क के 110 मार्क का कुछ होगा. जिन जिन के एटलीस्ट 55 से ज़्यादा हो रहे हैं हम सबको बताइए. नंद किशोर, प्रियांशु, अभिषेक, चहक, मिलिंद, महेश, गढ़वाल, अजय, बानू, प्रताप सिंह, साहिल, शर्बना, वैष्णवी, शालिनी, शिखा, के मिश्रा, अंकित, रविशंकर और उससे भी ऊपर जिन्होंने और अच्छे मार्क्स हासिल किए सबको बताइए. ये अपना कोर्स शुरुआत तो सबसे पहली टेस्ट हुई थी उसमें करीब 1500 लोगों ने उसको लाइव दिया था. ये वाली जो इसमें करीब 350 लोगों ने दिया है. पिलर 4 तक पहुंचे. समझो इधर से इधर आते आते ही कितने 150 तो बचे और कितने बचते हैं देखना. अल्टीमेटली द पिरामिड कंसिस्टेंसी से जो चलता रहे उसकी चीजें कंप्लीट होनी है. चाहे सिलेबस है चाहे प्रीलिम का क्लियर करने की बात है. आज मुझे मजा आया तो देख लूंगा. ये टॉपिक में मजा नहीं तो भाई वेब सीरीज नहीं चलेगी. मजा नहीं आया तो नहीं देखूंगा. पढ़ने के लिए हम बैठे तो कंप्लीट द थिंग. जो बैकलॉग है उसे आप निपटाओ. मैंने आपको होमवर्क दिया था कि एनसीईआरटी क्लास 12 ह्यूमन ज्योग्राफी चैप्टर 5 पढ़ के आना. अब उधर से देखो एक प्रश्न मैंने निकाला. मिक्स्ड फार्मिंग के क्या कैरेक्टरिस्टिक है. अब जो एनसीईआरटी में लिखा है उसको आपको मानना है. उसमें खुद के फिर आप कंसेप्ट लगाना नहीं. भारत में भी करते हैं नहीं होगा ये वो पलाडिम करने पे. ठीक है, देव सेड कि उसमें हाई कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है क्योंकि उसमें ट्रैक्टर वगैरह खरीदना होता है. सो इट इज करेक्ट एज पर एनसीईआरटी. पर यहाँ मैंने ट्विस्ट कर दिया कि लो कैपिटल तो गलत हो जाएगा. दूसरा कि एक्सटेंसिव जो फर्टिलाइजर, हाँ वो तो है. सो आंसर इज ओनली टू इज करेक्ट. तो ये जो सब चीजें आप एनसीईआरटी पढ़ो. कैजुअली मत पढ़ो, सिंसियरली पढ़ो. एक और मैं आपको एग्जांपल दूं रियल एग्जाम से. 2023 प्रीलिम में ऐसा पूछा कि ये जो वाल्टर इलियट है वो किसके लिए मशहूर था. आर्कियोलॉजिकल एक्सकवेशन या क्या. तो एनसीईआरटी की हिस्ट्री की बुक्स में दिया है कि वाल्टर इलियट उसने ये सब सल्टर और पैनल वाली सब निकाला. तो सुकून से पढ़ा होना चाहिए कि क्या क्या लिखा है उसमें. अदरवाइज आपका ये जवाब भी गलत हो जाए. दैट शुड नॉट हैपन. फिर याद करो एमएसपी की फॉर्मूला क्या थी. ए टू प्लस एफएल और उसमें कितना 1.50 से मल्टीप्लाई करें. एम एस स्वामीनाथन नाम के साइंटिस्ट की जो नेशनल कमीशन ऑन फार्मर बना था उसने करने एक और चीज होनी चाहिए C2 कि जिसमें जो सब काल्पनिक चीजें हैं कि वो किसान खेती नहीं करके अपनी जमीन किसी को रेंट पे दे देता तो कितना कमा लेता. वो किसान फर्टिलाइजर नहीं खरीद के इतना पैसा बैंक में फिक्स डिपॉजिट कर लेगा तो कितना कमा लेता. वो किसान उन पैसों से ये ड्रीम 11 की क्रिकेट में कमा लेता कितना कमा. तो हमने देखा था सरकार ने वो सब चीज नहीं मानी है. तो यहाँ जो लिखा इम्प्यूटेड रेंट ऑफ लैंड तो भाई वो तो नहीं है ना. तो बाकी सब चीजें करेक्ट है. तो हाउ मेनी पेयर्स करेक्ट. तो 4 पेयर्स आर करेक्ट. अपार्ट फ्रॉम E2FL और भी कौन सी चीजें कंसीडर की जाती थी कि जैसे नेचुरल रिसोर्सेज का अच्छा यूटिलाइजेशन हो इसलिए मिलेट पे ज्यादा एमएसपी देंगे कंपेयर टू राइस. वो सब हमने देखा था. तो सुकून से पढ़ जाओ. इसमें सिर्फ 28% लोगों ने करेक्ट किया. तो बाकी लोग क्यों गलत हो रहे हैं. ये जो लास्ट वीक मुझे एफएक्यू आया गूगल फॉर्म से जिनके मैं जॉब अपलोड कर चुका हूं उनको पढ़ के मुझे ऐसी फील आ रही है कि आप में से कुछ लोगों को ऐसी गलत फहमी हो गई है कि मैंने कुछ वीडियो कोर्सेज देख लिए तो मेरा प्रीलिम का सिलेबस कंप्लीट हो गया है. तो उन सबको मैं कहना चाहूंगा कि भाई पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. फॉर एग्जांपल अगर आपको लगता है हाँ लक्ष्मीकांत वाली तो पॉलिटिक्स खत्म हो गया तो ये वाला प्रश्न देखो कि होमगार्ड के बारे में क्या स्टेटमेंट की. वो यूनियन गवर्नमेंट या स्टेट का है और उसमें क्या काम होता है. बॉर्डर पे ये होता है कि नहीं. अरे कहाँ. ये तो लक्ष्मीकांत में नहीं है. ये न्यूज़पेपर में भी नहीं आता. दिस इज गिवन इन इंडिया ईयरबुक उसके चैप्टर 6 से वो वर्ड बाय वर्ड उसने लिख के पूछा है. ऐसे पद्म अवार्ड भारत रत्न का सम्मान से खेल रत्न का कुछ पूछा था. तो ऐसे अलग अलग जो ऑक्सिलरी एंड एडिशनल सप्लीमेंट्री चीजें कि आपने पढ़ के खत्म की कि नहीं. तब जाके आप मेरे सामने कॉलर खड़े करके बोलो कि भाई मेरा पॉलिटिकल सिलेबस कंप्लीट हुआ. अदरवाइज प्लीज डोंट टेल मी दैट. वरना आप खुद को और अपने को मिथ्या में ही रख रहे हैं. आप इल्यूजन में जी रहे हैं कि मेरा सब कंप्लीट हो गया. और सिर्फ ये भी नहीं एनसीईआरटी 11 12 जो है पॉलिटिकल साइंस वो भी पढ़नी चाहिए. कुछ बार ऐसे एब्स्ट्रैक्ट प्रश्न आते हैं. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म लिबर्टी. और चार ऑप्शन उसमें से तीन आपको सही लगे पर उसको एनसीईआरटी के हिसाब से कौन सा सही लगा वो आपको समझना है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म रूल ऑफ लॉ वगैरह वगैरह. उसी तरह आप जानते हैं आजकल यूपीएससी को एक और खुजली मची है जानवरों की बिहेवियर के बारे में पूछने की. पिछले 3 साल के पेपर उठा लो हर साल कुछ ना कुछ पूछते हैं. अच्छा ये जो 3 4 इसमें से कौन सा अपना ऐसा गोला बना के अपने को प्रोटेक्ट करता है 2021 फिल्म. फिर पूछा 3 में से कौन सा रात को एक्टिव हो जाता है नॉकटर्नल एलिमेंट्स. फिर पूछा इनमें से कौन सा बर्ड नहीं है. फिर पूछा इसमें से फिल्टर फीडर कौन है. इसमें से कौन सा वैगल डांस करता है. और भी बहुत कुछ कंटिन्यूसली देयर आस्किंग. तो अब अगर आप ऐसी एक में चलते मेरा तो एनवायरमेंट का खत्म हो गया सिलेबस तो कर सकते हैं आप. इनफैक्ट इन 2023 सिर्फ एक नहीं ऐसे 2 3 सवाल कंटिन्यूअसली नहीं तो 3 से 4 तो ऐसे ही है जानवरों के बारे में. तो पढ़ो उसका मतलब कहाँ से पूछा मैं इसको कैसे अपने आप को इसके लिए डेवलप करूँ. सर्च करो आप. फॉर एग्जांपल नेशनल ज्योग्राफी की वेबसाइट है उसमें जाके अलग अलग जात के जानवर का सब लिखा है कि वो कैसे जीते हैं उनकी क्या बिहेवियर है. कम से कम इंडिया में जो पाए जाते हैं वो जानवर का तो पढ़ ही सकते कितने होंगे. उसमें भी फेमस वाले बड़े वाले जो आकर्षक हैं सब उनको जानते हैं. मे बी 50 to 70 एनिमल्स तो करो आप. उसी तरह एग्रीकल्चर में जो एडवांस चीजें पूछी जाती है क्रॉपिंग टेक्नोलॉजी के बारे में जो कि असल में वो फॉरेस्ट सर्विस वालों को चेक कर रहा है. अब जानते हैं फॉरेस्ट सर्विस और सिविल सर्विस की परीक्षा कंबाइन चलती है प्रीलिम की परीक्षा. तो आपका बाकी सब खत्म हो तो वो पढ़ो जाके तमिलनाडु एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाके उनकी एडवांस टॉपिक पढ़ो. ये सब जो भी एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग फॉरेस्ट एग्रीकल्चर में जान सकते हो. 2023 प्रीलिम में ऐसा पूछा कि मार्सुपियल भारत में नहीं पाए जाते तो पहले मार्सुपियल चीज क्या है. तो क्लास 12 की बायोलॉजी बुक में है ये जो कांगारू और ये सब कोला बेटा के ऑस्ट्रेलिया के जानवर है. तो आपका सब खत्म हो गया तो भाई वो पढ़ो क्लास 11 12 की फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की किताबें सिलेक्ट किया वो पढ़ो. फिर ये मैंने बताया हिस्ट्री आप अगर ऐसी गर्मी में कि मेरा कंप्लीट हो गया हाँ तो ये एनसीईआरटी में से पूछा वाल्टर इलियट आपको याद है कि नहीं. सो व्हाट इज द वे फॉरवर्ड. अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैंने कुछ वीडियो देख ली इसलिए मेरा सिलेबस कंप्लीट हो गया तो यू आर फार अवे फ्रॉम रियलिटी. पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त. आपको क्या करना है पिछले 3 साल के प्रीलिम के पेपर आपको टॉपिक वाइज तो पेपर मिल जाएगा अनअकैडमी ने फ्री में अपलोड किए पर आपको वो लीनियर देखने चाहिए अभी अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया. अब समझो मैं आपको 10 इकोनॉमी के कंटीन्यूअस क्वेश्चन दिखा आपको मजा आया हाँ ये तो इधर है बट वो रैंडमली जब 1 से 100 में आते हैं तो अपना दिमाग घूम जाता है बिकॉज बीच में से कितने अतरंगी प्रश्न आएंगे जो हमें आते नहीं. फिर उसमें देखो क्या एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन आपके सॉल्व हो रहे हैं कि नहीं. कट ऑफ मान लीजिए चलता हो इवन 80 मार्क्स हो लेटेस्ट फिल्म खाना बाकी है तो 80 अगर कट ऑफ हो तो इसका मतलब कम से कम 40 तो आपके करेक्ट होने चाहिए ना क्वेश्चन. 2 मार्क का एक प्रश्न होता है तो कैन यू एटलीस्ट सॉल्व 50 क्वेश्चंस और नॉट. अगर नहीं तो ऐसे कौन से टॉपिक्स हैं जो आपके नोट्स क्लासेस या लेक्चर में मिस हो गए हैं और वो कहां से पूछे गए या उसको मैं कैसे अपने को पॉलिश करके वो चीज लाऊं. तो वो सब करो. डोंट गो इनटू दिस कैजुअल एटीट्यूड की हो गया सब.
अपने सेकंड नंबर के इस लेक्चर में जब हम डिजिटल इकोनॉमी पढ़े तभी मैंने आपको बोला था रेस का घोड़ा बनो, सड़क का सांड मत बनो। और कुछ लोग मुझे ऐसा पूछ रहे हैं कि देखो यूरोपियन यूनियन में फ्रांस भी मेंबर है और यूरोपियन यूनियन और फ्रांस दोनों G20 के मेंबर है, तो फ्रांस भी तो EU का मेंबर है, तो फ्रांस को अलग से क्यों दिखाया है G20 मेंबर लिस्ट में तुम्हारी नोट में? तो पहले मेरी ये कहना है कि भाई जितनी भी बुक्स आप देख लो, वेबसाइट देख लो, वो सिंपली मेंबर लिस्ट देखते हैं, अपने को रटनी है। मैं तो खुद से वो ढूंढने नहीं जाऊंगा क्यों ऐसा है, क्योंकि वो पूछने का रिवाज नहीं है। और अगर पूछ भी ले तो इट इज नॉट द बेस्ट यूज ऑफ टाइम टू सर्च आफ्टर सच थिंग्स। और तीसरा, अगर आप सुकून से पीवाईक्यू देखो, जितने G20 में से जो पूछा किस टाइप का पूछा, एक तो थीम क्या था वगैरह जो भी लेटेस्ट, और कि उसमें कितने मेंबर्स हैं, और उसमें भी जो अर्जेंटीना वगैरह मेंबर है कि उतना ही पूछते हैं। वाई पार्ट क्या आपको ऐसा लगता है वो ऐसा पूछेगा कि अगर फ्रांस G20 मतलब यू का मेंबर है देन व्हाई इट इज शोन सेपरेटली इन G20 एक्सप्लेन क्रिटिकली इन 250 वर्ड्स। नो, आपका हैंडआउट लंबा है, उसका एक कारण क्या, उसमें पीवाईक्यू टॉपिक एंड में दिए होते हैं, और वो मैंने इसलिए दिए ताकि आपको देख के पता भाई ऐसा पूछते हैं। तो जो नहीं दिया मतलब ऐसा नहीं पूछते, तो फालतू पंचायत क्यों करनी। बात कड़वी लगे पर मैं इसलिए बोला कि मैंने आपसे फीस ली है, तो मेरी जिम्मेदारी आपको पास कराने में मदद करना। ये जो एटीट्यूड है इट विल नॉट हेल्प यू। पहले भी बोला था 37 इयर्स मुझे हो गए, मेरे साथ जितने तैयारी करते थे सब लोग सेटल है, सिर्फ 2 जन ही सेटल नहीं है, और वो ऐसे ही ना उनकी शादी हुई ना उनका घर है नहीं कार्य नहीं, समाज में उनको 4 लोग सलाम दुआ करते हैं, एंड दे आर आल्सो 37 इयर्स ओल्ड। तब सोचो डू यू वांट टू बी लाइक दैट? नो, देन तो पढ़ो ना, रेस का घोड़ा बनो। खैर, पिलर 4 और उसमें मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर देखना है। इसके अंदर अलग-अलग जो कंपोनेंट है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू स्टडी एलपीजी रिफॉर्म्स, वेरी ईजी एंड लाइटवेट टॉपिक, बहुत आसान है। अब जानते हैं कि 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हुई, उसके बाद भारत सरकार ने अलग-अलग रिफॉर्म दिए, जिसके चलते मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर को मदद मिली। तो एग्रीकल्चर में मजदूर कम होने लगे क्योंकि धीरे-धीरे वो सारे लोग मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर इंडस्ट्री में नौकरी करने के लिए शहरों में माइग्रेट हो जाते हैं। तो ये जो एलपीजी रिफॉर्म्स लिए गए उसकी क्रोनोलॉजी थोड़ी याद रखनी है। भारत में इंडस्ट्रियल पॉलिसी क्या होनी चाहिए, हमने फॉरेन ट्रेड पॉलिसी देखी थी कि उसमें सरकार ने ये टारगेट रखा और हमें ऐसा करना है। तो उसी तरह इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की सबसे पहली पॉलिसी बनी, याद रखनी है 48 में, और उस वक्त मिनिस्टर थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, ये भी याद रखना है, कुछ बार वो एमसीक्यू में पूछते हैं। उसके बाद 56 में प्राइम मिनिस्टर नेहरू ने थोड़ा और उसमें अपडेट दिया। उसमें 2 बातें थी, पहला सरकारी कंपनियों पे फोकस करेंगे और उनकी मदद से डेवलपमेंट होगा, और दूसरा इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन, मतलब इंपोर्टेड चीज़ों देंगे, लोग स्वदेशी माल खरीदेंगे, अपनी टारगेट रहेगी। उसके बाद हमने समझा कि क्योंकि ये सब के चलते बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हो गई, तो फिर 1991 में प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव ने एलपीजी रिफॉर्म्स ली। एलपीजी रिफॉर्म्स तो एल फॉर लिबरलाइजेशन, टी फॉर प्राइवेटाइजेशन एंड जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। सबसे पहले समझते हैं एल मतलब उदारीकरण, लिबरलाइजेशन। उदारीकरण मतलब पैसा डोनेट करना, वो वाला उदार नहीं, काइंड वाला उदार नहीं। इधर उदारीकरण का मतलब रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल, विड्रॉवल ऑफ द कंट्रोल्स एंड रेगुलेशंस बाय द गवर्नमेंट ऑन इंडस्ट्रीज। सरकार कम दखल देगी कि तुम अपने हिसाब से धंधा कर लो। तो इसमें क्या-क्या चीजें की गई, वैसे तो माइंड में दिया है हैंडआउट में, पर पहले हम समझते हैं। पहले क्या होता था, मिनिस्टीरियल इंटरफियरेंस, इवन सरकारी जो कंपनी मान लीजिए ओएनजीसी, तो उसमें कहाँ पर उन्हें नया फैक्ट्री खोलना है, किसे एमडी बनाना है, दूसरी कंपनी के साथ मर्ज कर सकते हैं कि नहीं, किसको ब्रांड एम्बेसडर बनाएंगे, हर चीज में दखल। बट देन सरकार ने कहा नहीं, अब से हम आप अच्छे से काम करो, हम आप आपको रत्न स्टेटस देंगे, और जिस महारत्न, मिनी रत्न, नवरत्न, डिपेंडिंग ऑन द स्टेटस, वो वाली सरकारी कंपनी को ज्यादा ऑपरेशनल फ्रीडम मिलेगा। वो सब चीज हम पिलर 2D में समझ चुके हैं डिसइन्वेस्टमेंट के साथ। दूसरा, एलपीजी रिफॉर्म से पहले आपको कोई भी उद्योग शुरू करना है तो लाइसेंस लेना पड़ता था। यू हैड टू ऑब्टेन अ लाइसेंस टू स्टार्ट एनी इंडस्ट्रियल एक्टिविटी। फॉर एग्जांपल मुझे टेलीफोन बनाने हैं या मुझे बाइसिकल बनानी है, और फिर आपको लाइसेंस मिले, ओके नाउ यू हैव लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर बाइसिकल्स। तो भी फिर सरकार आपकी प्रोडक्शन कोटा इंपोज करती थी कि देखो तुम्हें हर साल 2000 साइकिल बनाने का ही हम लाइसेंस देते हैं, 2001 भी नहीं बननी चाहिए, वरना हम आपको सजा करेंगे या लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। देन दे वुड अपॉइंट फैक्ट्री इंस्पेक्टर्स, वो जाके वहां पर देखेगा कि अच्छा तुमने 2000 बनी, 2001 तो नहीं बन गई, ऑब्वियसली वो आपको जेल में फिट लगेगा कि डिमांड ड्राइव्स। तो ये सब लाइसेंस कोटा इंस्पेक्टर आज शुरू हो गया था, उसके चलते काम करने में काफी डिले आया, करप्शन हो, व्यापार में सुगमता नहीं, देयर वाज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। सो दैट वाज द सिचुएशन। फिर सरकार ने लिए एलपीजी रिफॉर्म्स, तो एल फॉर लिबरलाइजेशन। अब ये कहा कि देखो एक ग्रीन डायग्राम बनाते हैं, उसके अंदर एक सर्कल बनाते हैं, सर्कल में 5 इंडस्ट्री के नाम लिखता हूं, सिर्फ उन्होंने ही लाइसेंस लेना है, बाकी जो भी है वो दे देना, आपको जो बनाना है बनाओ, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो 5 इंडस्ट्री कौन सी है जिनमें मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड, वो लिस्ट याद रखनी है। पहला दारू बनाने के लिए, दूसरा विमल गुटखा बनाने के लिए, तीसरा ये सब एरोप्लेन के अंदर जो एडवांस लेवल की इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, मिलिट्री का सामान होता है, वो सब बनाने के लिए, चौथा गन पाउडर, मैचेस दिया सिलाई, और दूसरे इंडस्ट्रियल एक्सप्लोजन। आपके मैच में तो क्या हो जाएगा, मतलब जलानी तो है, पर उसमें आप समझो जो भी पाउडर है बहुत सारा जत्थे में, तो उससे एक्सप्लोजन हो सकता है, टेररिस्ट मिसयूज कर सकते हैं। एंड लास्टली सम हैजार्डस केमिकल्स, जैसे एक है मिथाइल आइसोसाइनेट, वो भोपाल गैस ट्रेजरी के अंदर वो वाला गैस लिखवा था आपके लोग की मृत्यु हो गई। तो ऐसे जहरीली दवाई क्या केमिकल है उसके लिए भी लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो ये जो 5 चीजें उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए लाइसेंस रिक्वायर्ड, बाकी कुछ और बनाना है, मुझे कंपास बॉक्स बनाना है, मुझे स्टॉप वॉच बनानी है, ये स्मार्ट पेन बनानी है, अलाउड, नो लाइसेंस रिक्वायर्ड। तो बाकी जितनी इंडस्ट्री है, सपोज मैं कहूं मुझे लैपटॉप बनाना है, तो उसके लिए मैंने सिर्फ कॉमर्स मिनिस्ट्री में एक मेमोरेंडम या विज्ञप्ति देनी है कि मैं ये कर रहा हूँ, लाइसेंस इज नॉट रिक्वायर्ड। आप उसको बताएंगे कि नहीं कर रहा हूँ, यू डोंट हैव टू टेक परमिशन। आपके नहीं तो बैंक का तो लाइसेंस चाहिए ना, इंश्योरेंस का लाइसेंस चाहिए, विमान उड़ाने का लाइसेंस लेना पड़ता है, टेलीकॉम की जो सर्विसेज है वो प्रोवाइड करने का लाइसेंस लेना पड़ता है, यू आर राइट। पर यहाँ हम फिजिकल गुड्स जो बनाने हैं उसकी मैन्युफैक्चरिंग की बात करें। आप जो बोले बैंक का लाइसेंस आरबीआई से लेना पड़े, बैंकिंग इज अ सर्विस, तो वो सब अलग चीज है, तो इधर खिचड़ी मत करो। सो दिस 5 इंडस्ट्रीज वेयर यू हैव टू अप्लाई फॉर लाइसेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट। हम बात कर रहे थे एल फॉर लिबरलाइजेशन, उदारीकरण यानी सरकारी नियंत्रण कम करना, टू रिड्यूस द गवर्नमेंट कंट्रोल। पहले सरकार ये सोचती थी कि देखो ये आचार पापड़ अगरबत्ती और ऐसी जो स्मॉल इंडस्ट्री है, उसमें बड़े बड़े इंडस्ट्री टाटा अदानी अंबानी नहीं आनी चाहिए, वरना ये लोग कम्पीट नहीं कर पाएंगे छोटे उद्योग। इसलिए बड़े उद्योगपतियों का प्रवेश निषेध था। द बिग कंपनीज वर प्रोहिबिटेड फ्रॉम स्टार्टिंग बिजनेस लाइक पिकल, चटनी, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, वैक्स कैंडल, अचार पापड़, अगरबत्ती, चूड़ियां, स्टील की अलमारी, ये सब वो नहीं बना सकते थे। बिकॉज द सेक्टर्स वर रिजर्व फॉर स्मॉल स्केल इंडस्ट्री, यानी एसएसआई या माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। वहां छोटे बिजनेसमैन ही ऑपरेट कर सकते हैं, मुकेश अंबानी मुझे चूड़ियां बनानी है वो नहीं बना सकते थे। बट आफ्टर दिस एलपीजी रिफॉर्म सब सरकार ने तो जो करना करो देता था, छूट है। सो नाउ गवर्नमेंट ने ये जो एसएसआई रिजर्वेशन लिस्ट थी उसको डिलीट कर दिया, तो 2015 तक पहुंचते हैं, तो अभी ऐसी कोई चीज रिजर्व नहीं है कि ये लोग ही बना सकते हैं। बिग इंडस्ट्रियल भी, छोटा इंडस्ट्रियल जिसको जो बनाना है अचार पापड़ अगरबत्ती, दे कैन डू दैट। ये जो लिबरलाइजेशन यानी उदारीकरण हुआ, मतलब गवर्नमेंट ने कंट्रोल कम किया, तो वो कंट्रोल करेंसी एक्सचेंज में भी कम किया गया। पहले क्या था, 47 से लेके ये 90s तक फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम, कि जिसमें आप जानते हैं आरबीआई खुद डिसाइड करती थी एक्सचेंज रेट क्या होना चाहिए, कि सपोज $1 शुड इक्वल टू 17 रुपीस। ये सब हम पिलर 3 में पढ़ चुके हैं, तो जो लोग बीच में से अगर पढ़ना शुरू, पहले मैं उनको बताना चाहूंगा, अभी जो मैं 5 मिनट बोलूंगा उससे पहले आपको पिलर 3 की समझ होनी चाहिए, हाउ करेंसी एक्सचेंज वर्क्स। हाँ, तो हमने समझा था फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम थी, तो ये तो थी, मतलब जो भी 1947 से लेके 1991 की क्राइसिस तक हम पहुंचे। तो 1991 की क्राइसिस तक हम पहुंचते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस। पहला तो स्टेप आरबीआई ने ये किया कि अच्छा क्योंकि फिक्स्ड एक्सचेंज रेट रिजीम है, डिसाइड करती थी, तो उन्होंने सबसे पहले रिजर्व बैंक ने खुद ही रुपये का अवमूल्यन कर दिया। आरबीआई ऑफिशियली डिवैल्यूड इंडियन रुपी अगेंस्ट डॉलर, कि सपोज पहले $1 आरबीआई ने बोला कि 15 रुपया होगा, तो आरबीआई ने खुद ही कर दिया हमारी इतनी औकात नहीं है, अब से $1 को हम 27 रुपीस मानते हैं। सो लाइक दैट दे डिवैल्यूड करेंसी, ताकि उस हिसाब से जो हमारे एक्सपोर्ट को थोड़ा एडवांटेज मिलना वगैरह में सुविधा रहे। फिर 1990
1-2 के अंदर थोड़ा आगे बढ़ते हैं, तो आरबीआई ने पाया कि भाई मैं ये खुद से फिक्स करने बैठूंगा, ये ठीक नहीं है, मार्केट को अपना काम करने देना चाहिए। तो सपोज उस वक्त, सपोज इन द ईयर 1992, अदानी ये कहे कि मुझे अपना थर्मल पावर प्लांट चलाने के लिए ऑस्ट्रेलिया से कोल इंपोर्ट करना है और उसके वास्ते मेरे पास जो रुपये है, मान लीजिए $700 और मुझे $100 में कन्वर्ट करने हैं। तो क्या वो कर सकता था? द आंसर इज यस। बट कौन से एक्सचेंज रेट पे? व्हाट शुड बी द एक्सचेंज रेट? तो आरबीआई खुद डिसाइड करती थी, पर आरबीआई को लगा नहीं, मार्केट को अब धीरे-धीरे ये सब डिसाइड करने दो। सो इन 1992 आरबीआई केम अप विद ड्यूअल एक्सचेंज रेट, दोहरी विनिमय प्रणाली, कि सपोज अंबानी को या अदानी को $100 परचेज करने थे, तो आरबीआई ये कहती है कि इसमें से $50 आप मेरे डिसाइड किए एक्सचेंज रेट पे खरीद सकते हैं, कि जहाँ पर $1 इक्वल सपोज ₹27 और बाकी जो तुम्हें $50 खरीदने हैं वो मार्केट रेट पे, सप्लाई डिमांड के हिसाब से मार्केट जो डिसाइड करे कि सपोज $1 शुड इक्वल टू ₹70, हाँ, तो तुम वो भाव पे खरीद लेना। मैं सिर्फ आधे की गारंटी लेता हूँ। ऑफ कोर्स ये फिक्शनल नंबर है, असल में कितना कोटा था, क्या बाइफरकेशन था, हम उसमें जान नहीं रहे, दिस इज ओनली फॉर एग्जांपल। तो यानी ड्यूअल एक्सचेंज रेट, दोहरी विनिमय प्रणाली, कि इंपोर्टर को जितनी फॉरेन करेंसी खरीदनी है उसमें वो कुछ करेंसी फॉरेन करेंसी मार्केट रेट के हिसाब से डिसाइड करा, जो मार्केट ने उस हिसाब से खरीदे, और बाकी कुछ है जो आरबीआई ने फिक्स किया था वो रेट पे वो खरीद सकता है। ये टेंपररी अरेंजमेंट था, क्योंकि आरबीआई धीरे-धीरे मार्केट को ही छोड़ देना चाहती थी कि तुम ही डिसाइड करना। तो फिर अगले साल 1993 में आरबीआई ने कहा अब से मैं डिसाइड करूंगा ही नहीं, मार्केट डिसाइड करे क्या एक्सचेंज रेट होना चाहिए, अगर बहुत ज्यादा वॉलेटिलिटी होगी तब मैं जाके दखल दूंगा, और उस चीज को हम क्या कहते हैं? मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट, जो हमने पिलर 3 में देखी थी। तो पहले था फिक्स्ड 1991 में, जहां पर आरबीआई करेंसी एक्सचेंज डिसाइड करती थी। फिर 1992 में क्या किया? ड्यूअल एक्सचेंज, कि आधा करेंसी मार्केट डिसाइड करे और आधा हम डिसाइड करेंगे, हम मतलब आरबीआई। और फिर 1993 में क्या बोला? अब से मार्केट ही डिसाइड करे, कभी अगर बहुत अस्थिरता होगी तो मैं आरबीआई जाके कुछ काम करूंगा। तो यानी इसे हम कहें यूनिफाइड एक्सचेंज रेट। वो इसलिए क्योंकि पहले तो दो चलते, रेट मार्केट डिसाइड करे, कुछ कोटा आरबीआई का था, पर आरबीआई ने अब से सिर्फ ये कि मार्केट ही डिसाइड करे, अगर कुछ होगा तो आई विल कम। सो यूनिफाइड एक्सचेंज रेट, जो कि असल में क्या है? मैनेज फ्लोट एक्सचेंज रेट, ये 1993 से उन्होंने लागू करवाया। एंड देन उससे भी अपना जो एक्सपोर्ट को थोड़ी मदद मिलनी चाहिए हुई, क्योंकि आप जानते हैं अगर लोकल करेंसी वीक रहती है, कमजोर रहती है, तो एक्सपोर्टर को मजा आता है, वो कैसे आता है वो हम पिलर 3 में देख चुके हैं। हाँ, तो ये सब हुआ। और क्या चला? एलपीजी रिफॉर्म्स की बात कर रहे थे, एल फॉर लिबरलाइजेशन देख लिया, अभी समझते हैं पी फॉर प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या है? कि सरकारी कंपनियों प्राइवेट सेक्टर को बेच दो। फॉर एग्जांपल हिंदुस्तान जिंक, बीएसएनएल, आईपीसीएल, बहुत सारी कंपनियां सरकार ने बेच दी। फिर उसी तरह आईडीबीआई को भी बेच दिया, एक यूटीआई बैंक था उसको भी बेच दिया, जिसको भी आप जानते हैं एक्सिस बैंक। तो ये सब काम हुए, सोल्ड द गवर्नमेंट कंपनीज टू प्राइवेट सेक्टर। फिर दूसरा कि प्राइवेटाइजेशन का एक मतलब ये भी होता है कि किसी सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स की एंट्री को बढ़ाना। तो प्राइवेट सेक्टर की अगर कोई फॉरेन की कोका कोला कंपनी है, कोई बैंकिंग, इंश्योरेंस, टेलीकॉम, एविएशन, ऑयल गैस की कंपनी है, तो वो भी इंडिया में आके अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सके, ये भी परमिट किया गया। प्राइवेटाइजेशन का मतलब ये भी है कि सपोज कोई सेक्टर पहले गवर्नमेंट का रिजर्व हो, कि यहाँ सिर्फ हमारी ही कंपनी होगी, वहाँ पर भी कंपटीशन को अलाउ किया जाए, प्राइवेट सेक्टर को अलाउ किया जाए। फॉर एग्जांपल 1991 तक ये था कि ज्यादातर इंडस्ट्रियल सेक्टर में कहा गया कि सिर्फ सरकारी कंपनी होगी, पब्लिक सेक्टर कंपनी होगी, नो प्राइवेट सेक्टर का। फॉर एग्जांपल कि सिर्फ बीएसएनएल होगा, टेलीकॉम में कोई जियो एयरटेल नहीं हो सकता, या एरोप्लेन में सिर्फ एयर इंडिया हो सकता है, कोई भी स्पाइस जेट या इंडिगो नहीं हो सकता। तो पहले बहुत सारे ऐसे सेक्टर थे कि जहाँ पर ओनली गवर्नमेंट कंपनीज वर अलाउड, नो प्राइवेट सेक्टर कंपनी वाज अलाउड। लेकिन फिर पाया सरकार ने कि इसी के चलते कंपटीशन इंप्रूव नहीं हो रहा है, अच्छी सर्विस क्वालिटी इनोवेशन नहीं हो रहा है। सो आफ्टर दिस एलपीजी रिफॉर्म्स इन 1991 नरसिम्हा राव ने बोला कि देखो अब से सिर्फ दो सेक्टर को मैं रिजर्व रखता हूँ, एक है एटॉमिक एनर्जी और दूसरा रेलवे ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा जितनी चीजें हैं, टीवी, फ्रिज, मोबाइल, इंश्योरेंस कंपनी, एविएशन कंपनी, सब जगह प्राइवेट सेक्टर कंपनीज कैन आल्सो स्टार्ट एंड दे कैन डू बिजनेस। इसमें भी हम आगे बढ़ेंगे, पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में पहुंचेंगे तो देखेंगे कि अब तो ये जो रेलवे ट्रांसपोर्ट है वहां पर भी प्राइवेट ऑपरेटर्स आर अलाउड, कि सरकार की रेलवे ट्रैक होगी और गाड़ी रतन टाटा चलाए, जैसे रोड तो सरकार का है, गाड़ी हम अपनी चलाते हैं, सेम थिंग विल बी अलाउड इन रेलवे आल्सो। ये भी काम चल रहा है जो हम पिलर 5 इंफ्रास्ट्रक्चर में देखेंगे। प्राइवेटाइजेशन की बात करें तो अब याद करो 1991 से पहले सरकार ने बहुत सारी प्राइवेट सेक्टर कंपनियों का नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण किया था, कि कैसे वो इंपीरियल बैंक था उसमें से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया कर दिया, प्राइवेट सेक्टर की 100 से ज्यादा लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को टेक ओवर करके एलआईसी बना दिया, जमशेदजी टाटा से उनकी वो एयरलाइंस थी टाटा एयरलाइंस, उसको लेके एयर इंडिया बना दिया। तो सरकार ऐसा नेशनलाइजेशन यानी राष्ट्रीयकरण करती थी। आफ्टर एलपीजी रिफॉर्म नरसिम्हा राव ने करने अभी हम ऐसा नहीं करेंगे, प्राइवेट सेक्टर की कंपनी तो प्राइवेट की रहेगी, हम उसे अपने मालिकी में टेक ओवर नहीं करेंगे। हाँ, तो एल फॉर लिबरलाइजेशन देखा, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन देखा, एंड लास्ट जी फॉर ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण। ग्लोबलाइजेशन क्या है? फ्री फ्लो ऑफ समथिंग, फ्री फ्लो ऑफ गुड्स, सर्विसेज, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी, आइडियाज, इनोवेशन का मुक्त आदान प्रदान हो भारत और विदेश के बीच, उसे हम क्या कहेंगे? ग्लोबलाइजेशन। तो ग्लोबलाइजेशन के सिलसिले में क्या हुआ? पहले ये था राजीव गांधी, इंदिरा गांधी के टाइम में, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन पॉलिसी, मतलब स्वदेशी चीज इस्तेमाल करो, बाहर से कोई माल इंपोर्ट नहीं करना, इंपोर्टेड चीजों पे बहुत ज्यादा टैक्स लगाएंगे। लेकिन उसके चलते स्मगलिंग की प्रॉब्लम होती थी, ये सब दाऊदी इब्राहिम टाइप का सब एलिमेंट्स, माफिया एलिमेंट्स ग्रो कर रहे थे। करेंसी एक्सचेंज में भी काफी रिस्ट्रिक्शंस थे, करंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, उसमें काफी स्ट्रिक्टनेस थी, एफडीआई वगैरह में भी काफी लिमिटेशंस थे, प्रोहिबिशंस थे, ये सब पिलर 3 में देखा। तो अभी ग्लोबलाइजेशन के रिफॉर्म में नरसिम्हा राव ने कहा देखो, एक तो हम डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करते हैं अराउंड 1995 में, और ये जितने भी टैरिफ और नॉन टैरिफ बैरियर है, मतलब फॉरेन कंपनी पे ज्यादा टैक्स लगाएंगे, लोकल इंडस्ट्री को सब्सिडी देंगे, ये सबको मैं कम करूंगा। और ये जो भी एफडीआई वगैरह के रूल्स हैं, करेंसी एक्सचेंज के रूल्स हैं, ये भी हम रिलैक्स करेंगे। सो दैट इज ऑल पार्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन। बियॉन्ड दिस, एनसीईआरटी क्लास 11 इंडियाज इकोनॉमिक डेवलपमेंट, उसको डाउनलोड करना है, चैप्टर 2 और 3 स्टोरी बुक की तरह पढ़ना है, ताकि मेंस आंसर राइटिंग के लिए आपकी जो वोकैबुलरी है, भाषा शुद्धि हो सके, ये आपका होमवर्क है। एलपीजी रिफॉर्म्स और प्राइम मिनिस्टर नरसिम्हा राव का भारत में क्या कंट्रीब्यूशन, पोस्ट इंडिपेंडेंट हिस्ट्री, उसके लिए मैंने एक जमाने में वीडियोस भी बनाए थे, मेरे चैनल पे जाके सर्च बॉक्स में राव ऐसा टाइप करना, 3 वीडियो मिलेंगे, टाइम हो तो देखना, अदरवाइज डोंट वरी, क्योंकि आजकल बज़वर्ड क्या है? एलपीजी रिफॉर्म्स तो पुरानी चीज, आजकल बज़वर्ड है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, ये सब हॉट एंड हैपनिंग चीजें। और तो हम लोग देख रहे थे एलपीजी रिफॉर्म्स, तो वो तो देख लिए। उसके बाद का मुद्दा है फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सर्कुलर इकोनॉमी वगैरह देखना, थोड़ा समझते हैं फिर एक देख लेते हैं। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति, तो उसमें मतलब सोर्स ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ व्हाट वाज द ड्राइविंग फोर्स? पहला जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ, कुछ ब्रिटेन से शुरू हुआ वगैरह वाली हिस्ट्री में देखना, तो उसमें कोयले से शुरू हुआ, कि स्टीम इंजन, फैक्ट्री, रेलवे सब चलता था, कोल एनर्जी से चलता। उसके बाद सेकंड रेवोल्यूशन 1900 के आसपास, वो इलेक्ट्रिसिटी और ऑयल के चलते, मोटर व्हीकल, टेलीफोन, टीवी, सिनेमा, रेडियो आता है। थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 1980 से, कि जहाँ कंप्यूटर और डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग बढ़ता है, और थोड़ा और आगे बढ़े तो ये रोबोट्स, ड्रोन्स, 3D प्रिंटिंग, ये सब आजकल के जमाने में चलता है, दैट इज थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो फिर फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन क्या है? असल में थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का कंटिन्यूएशन ही है, अपन दिखाने के लिए अब क्या एक बज़वर्ड निकालते हैं। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की समिट होती है 2016 में, वहाँ उनके फाउंडर कहते हैं कि देखो थर्ड रेवोल्यूशन जो हुआ, जिसमें कंप्यूटर का उपयोग करते हैं, उसको और ज्यादा ऑप्टिमल तरीके से अपनाएंगे तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ जाएगा, कि जहाँ पर हम क्लाउड कंप्यूटिंग, जैसे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में कुछ बनाते हैं तो आपके सीपीयू का पावर यूज होता है, पर अगर आप गूगल डॉक्स में कुछ जाके बनाओ तो सब गूगल का सर्वर का पावर यूज करते हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट जीपीटी वगैरह, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। मतलब अगर मैं ऑफिस से घर आ रहा हूँ और मैं अपने एलजी के मोबाइल ऐप में ऐसा कमांड दूं कि मेरा एसी चालू हो जाना चाहिए, घर में हूं तो 30 डिग्री या ये टेंपरेचर पे होना चाहिए, दैट इज इंटरनेट ऑफ थिंग्स, जिससे आप सब मशीन कंट्रोल करें और अपने लाइफस्टाइल को और इंप्रूव करें। तो फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में ये सब होगा।
फैक्ट्री में सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मदद से दिन रात काम हो, रॉ मटेरियल का वेस्टेज कम हो वगैरह। सो ऑप्टिमाइज द यूज ऑफ एनर्जी एंड रॉ मटेरियल, ये सब करना है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में अलग अलग देशों ने मिलकर सोचा, गैंग बनाते हैं जिसका नाम है जी पाई, ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। हेडक्वार्टर उसका है पेरिस के अंदर। आप याद करो, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स जो ग्रे लिस्ट ब्लैक लिस्ट वगैरह बनाती है, मनी लॉन्ड्रिंग एंड टेरर फाइनेंस की बॉडी। यूनेस्को सांसी वो भी पेरिस में है, ओईसीडी वो भी पेरिस में है, और ओईसीडी के हेडक्वार्टर के अंदर ही उन्होंने बोला जी पाई की भी एक ऑफिस खोल देंगे। इंडिया भी इसका फाउंडिंग मेंबर है। 1991 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी जो नरसिम्हा राव ने बनाई, उसमें सब एलपीजी रिफॉर्म्स की बात थी। उसके बाद कोई नई इंडस्ट्रियल पॉलिसी बनी नहीं, बस उसी को कंटिन्यूएशन में रखा। तो 2017 में कॉमर्स मिनिस्टर का कि एक नई पॉलिसी बनाते हैं, लेकिन वो ड्राफ्ट स्टेज में जब आएगी तब देखेंगे उसमें क्या बात होगी। बस कितनी जुड़ी बात है, टेक्नोलॉजी इनोवेशन मैन्युफैक्चरिंग वगैरह, और वो भी बनी नहीं है, तो इस पे ठीक है, मैं इसमें बात हो सकती है, प्रीलिम में कोई खास काम है नहीं। फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग्स वगैरह का प्रयोग करना है, तो भारत की कंपनियों को इसके बारे में अवेयरनेस फैलाना चाहिए। उसके वास्ते डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया, समर्थ उद्योग भारत। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, जागृति फैलाना, टू मेक द इंडियन इंडस्ट्री अवेयर अबाउट दिस फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ये जो नेशनल डिपार्टमेंट ऑफ हैवी इंडस्ट्री है, यही लोग एक नेशनल पॉलिसी ऑन कैपिटल गुड्स भी चलाते हैं। कैपिटल गुड्स मतलब वो बड़ी हैवी मशीनरी जिससे सब दूसरे प्रोडक्शन होते हैं, टेक्सटाइल है, रोड कंस्ट्रक्शन है वगैरह, उसका प्रोडक्शन बेहतर करने के लिए भी वो नीतियां बनाते हैं। पर वो सबसे प्रीलिम का कुछ खास बनता नहीं है कि लाइन में पता होना चाहिए, मैं जान लिया। सो वी लर्न अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। नेक्स्ट मुद्दा सर्कुलर इकोनॉमी, वो भी समझेंगे, बट विद फ्रेशमैन। लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स एंड देन वी मूव फॉरवर्ड। 3 more minutes। थर्टी मोर सेकंड्स। और फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले वोटिंग लाइन कैन सी मी, कैन हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। उदय, प्रणय, अमित, शिवानी, हेमंत, हर्ष, विश्वरतन, सिमरन, नंदन, जस्ट वी मूव फॉरवर्ड। हाँ, तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। हम लोग देख रहे थे मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विस सेक्टर, उसमें एलपीजी रिफॉर्म्स ले लिए, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन देख लिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की कुछ एक दो लाइन देख ली। तो नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। एक तो होती है लीनियर इकोनॉमी, कि सपोज हमने माइनिंग किया, उसमें से स्टील निकला, स्टील में से हमने एक चम्मच बनाया, चम्मच हमने यूज किया, फिर एक दिन फेंक दिया, एंड ऑफ लाइफ। दैट इज लीनियर, पॉइंट ए से पॉइंट बी सी तक हो जाता है। और दूसरी होती है सर्कुलर वैल्यू चेन, की जो भी चीज रॉ मटेरियल निकाला, उससे कोई प्रोडक्ट बना, प्रोडक्ट को आपने यूज किया, रिसाइकल किया, वापस नया प्रोडक्ट बना। तो ऐसी सर्कुलर इकोनॉमी को क्यों प्रमोट करना चाहिए, उससे भारत में करोड़ों जॉब्स क्रिएट हो सकते हैं, पॉल्यूशन कंट्रोल में आ सकता है। अब ये जो सर्कुलर इकोनॉमी, उसके 5 बिजनेस मॉडल है, थोड़ी थोड़ी समझ होनी चाहिए, कुछ कंसेप्ट टाइप के एमसीक्यू पूछे जाए। एक तो होता है सर्कुलर सप्लाई चेन, कि आपने न्यूज़पेपर पढ़ा, फिर फेंक दिया, उसका पल्प बना, उसमें से पेपर बने, उससे वापस न्यूज़पेपर बने, ठीक है, सर्कुलर सप्लाई चेन हो गया। दूसरा होता है रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग। फॉर एग्जांपल, ये जो टोक्यो ओलंपिक्स हुए, कंप्यूटर के मदरबोर्ड में गोल्ड कुछ कुछ जगह पर यूज होता है, तो ऐसा जो भी इलेक्ट्रिक वेस्ट है, उसमें से गोल्ड, सिल्वर, ये सब पार्टिकल्स को एक्सट्रैक्ट करके ओलंपिक के मेडल बनाए गए, तो ये है रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग। ये जो टेनिस और बास्केटबॉल के कॉर्ट होते हैं, उसमें ये जो नरम या गद्देदार ऐसा पूरा जो मटेरियल होता है, उसके लिए नाइकी कंपनी पुराने जूते कस्टमर से लेती है, उसको क्रश करके पाउडर बना के लेयर बनाया जाता है, उससे टेनिस कोर्ट और बास्केटबॉल की लेयरिंग होती है। सो दैट इज रिकवरी एंड रिसाइक्लिंग। सर्कुलर इकोनॉमी के तीसरा मॉडल है प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन।
फॉर एग्जाम्पल ये लैपटॉप है, तो अगर आप चाहे तो लंबा भी चल सकता है। ये आप जानते हैं सब कंपनियां ट्रिक क्या चलाती है कि अपनी ऑपरेटिंग सिस्टम और सॉफ्टवेयर जो आएंगे वो ज्यादा रैम खाना चालू कर दे, सीपीयू खाना चालू कर दे, ताकि आपका लैपटॉप स्लो हो जाए और आपको नया अपडेट करना पड़े। तो क्यों ना ऐसे रिसर्च डेवलपमेंट किए जाए ताकि उस प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल को थोड़ा और एक्सटेंड किया जा सके। रिपेयर करवा लो, रिफर्बिशमेंट उसमें एक दो बार में सपोज रैम उसकी कम पड़ी है, एक आधी और डालो फिर वापस चल जाए। तो ऐसे कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में और रिफॉर्म्स की जरूरत है। सेकंड हैंड गुड्स आपको अगर अपडेट करना है तो कोई बात नहीं, आप किसी और को सेल कर दो, वो से यूज करे। तो रीसेलिंग ऑफ द सेकंड हैंड गुड्स ये सबको प्रमोट किया जाए, तो वो भी सर्कुलर इकोनॉमी का बिजनेस मॉडल है, जिसको हम कहते हैं प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन, कि जो 3 साल चलने वाला मोबाइल था वो 7 साल चलता रहे। प्रोडक्ट लाइफ एक्सटेंशन के लिए जरूरत क्या है? राइट टू रिपेयर। यूट्यूब पे एक ये वीडियो बनाता है, ये आदमी ऐसा करता है कि ये प्ले स्टेशन 5 जो वीडियो गेम खेलने के ऐसे कंसोल होते हैं। अब उसका टाइटल देखो, क्या मैंने 13 ब्रोकन PS5 खरीदे, क्या मैं इसको फिक्स कर सकता हूँ? वो ऐसा करता है, वो ऐसे पुरानी वीडियो गेम कंसोल खरीदता है, उसको रिपेयर करके वापस बेचता है और उसके सब वीडियो ब्लॉग बनाता है। तो खुद ही कबूलता है कि भाई ये PS5 रिपेयर ही नहीं हो सकता, क्योंकि इसके अंदर ये वाला जो चिप है उसका स्क्रू ड्राइवर ही नहीं है, या इसको मैं खोलूंगा ये टूट जाएगा, उसका नया पार्ट मिलता ही नहीं। अब जानते कंपनी जानबूझ के ऐसा करती है, जैसे कि एप्पल और माइक्रोसॉफ्ट के लैपटॉप है उसको आप खोल ही नहीं सकते, उसमें से स्क्रू ही नहीं होते। तो यूरोपियन यूनियन ने बोला नहीं, ये सब गलत हो रहा है, कंपनियां जो भी प्रोडक्ट बनाती हैं तो वो रिपेयर हो सके ऐसी सुविधा होनी चाहिए। और उसमें भी मिनिमम एक्स नंबर ऑफ ईयर तक उसके स्पेयर पार्ट मिले, रिपेयर मैनुअल मिले, ऐसे थर्ड पार्टी वाले भी उसे खोल के सॉल्व कर सके। एप्पल में भी उसका स्क्रीन टूट गया, उसके पास जाओगे 35,000 में रिपेयर करूंगा मैं उसके शोरूम में, और बाकी थर्ड पार्टी के पास जाओ तो उसके पास स्क्रू ड्राइवर नहीं, खोल नहीं सकते। तो ये सब चीजों को रोकने के लिए राइट टू रिपेयर ऐसा कस्टमर को कानूनी अधिकार होना चाहिए, सो दैट इट कैन हेल्प रिड्यूसिंग द इलेक्ट्रिक वेस्ट एंड इंक्रीज द प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। तो ये खेल चल रहा है, इसको देखते हुए भारत में भी कॉमर्स मिनिस्ट्री ने कुछ राइट टू रिपेयर का पोर्टल बनवाया है, जहां ये सारी कंपनियों ने ऐसे सब रिपेयर मैनुअल अपलोड करने होंगे, कैसे रिपेयर होता है, ताकि थर्ड पार्टी जो उनके शोरूम के एम्प्लॉय नहीं है वो भी उसे रिपेयर कर सके, मोबाइल फोन, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल वगैरह के लिए। सर्कुलर इकोनॉमी का 5वां मॉडल है शेयरिंग प्लेटफॉर्म या ओनरशिप, शेयरिंग ऑफ ओनरशिप। एयरबीएनबी क्या है? सपोज आपके पास एक्स्ट्रा रूम है और आप टूरिस्ट को वो दे दो कुछ दिनों के लिए, तो वो एयरबीएनबी में ऐसा होता है। तो इसका मतलब कि अगर एयरबीएनबी प्रमोट होता है तो नए नए होटल्स नहीं बनाने पड़ेंगे, क्योंकि एक्जिस्टिंग आपके पास मकान है, आपके पास एक फ्लोर खाली है, टेम्पररी किसी को देना दे सकते। तो एक प्रकार से सीमेंट, स्टील और कंस्ट्रक्शन मटेरियल का यूज कम कर देगा। तो ये सब सर्कुलर इकोनॉमी को मदद करता है। उबर की टैक्सी पैसेंजर ट्रांसपोर्ट के लिए है, पर अगर टैक्सी को सवारी पैसेंजर ही नहीं मिला है तो उतने देर वो स्विगी जोमेटो के फूड डिलीवरी करता रहे, ऐसा कुछ उसमें सुविधा करो। दैट इज ऑल्सो रिड्यूसिंग द नीड फॉर मोर व्हीकल्स। तो जिनके पास एसेट है, चाहे मकान है, गाड़ी है, उनके पास इनकम का एक नया स्ट्रीम शुरू हो जाता है, रिसोर्स कंजर्वेशन होता है, दैट इज द बेनिफिट। सर्कुलर इकोनॉमी का 5वां मॉडल है सेलिंग प्रोडक्ट एज अ सर्विस। फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, जिसमें ये पावर पॉइंट वर्ड वगैरह सॉफ्टवेयर आते हैं, डीवीडी के रूप में खरीदे जाओ $150 होते हैं, क्योंकि उसमें समझो आपको डीवीडी प्रिंट करनी है, उसको कहीं पर ट्रांसपोर्ट करना है, सो मेनी थिंग्स इन्वॉल्व, और इसी के चलते पायरेसी भी होती है, क्योंकि सब लोगों के पास $150 तो नहीं है खरीदने के लिए डीवीडी। तो माइक्रोसॉफ्ट ने सॉल्यूशन क्या किया? ऑफिस 365, जिसकी डीवीडी नहीं होती, वो सब नेटफ्लिक्स जैसा सब्सक्रिप्शन है, सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, कि हर महीने आप $1 भरो, ये जो भी 60 70 रुपये, 210 रुपीज, और आपको सारे सॉफ्टवेयर की एक्सेस मिल जाएगी। तो अपने पायरेसी भी कम हो जाएगी, क्योंकि लोग तो आज इतना तो भर ही सकते हैं, और हमें ऑथेंटिक प्रोडक्ट मिलती है। कंपनी का इनकम बढ़ जाएगा क्योंकि पायरेसी कम हुई, और उतना पैसा रिसर्च डेवलपमेंट में डालेंगे और फायदा है, और डीवीडी का प्लास्टिक का कचरा जनरेट नहीं होगा। सो दैट इज सेलिंग प्रोडक्ट एज अ सर्विस। दूसरा, अगर आपको मान लीजिए अनअकैडमी को मॉक इंटरव्यू करने हो, तो मॉक इंटरव्यू के लिए क्या चाहिए? कैमरा, माइक सिस्टम चाहिए। लेकिन आप समझते हैं वो तो साल में एक बार ही चाहिए ना मॉक इंटरव्यू के लिए। तो क्या 365 डेज कोई बहुत महंगा वाला डीएसएलआर कैमरा या सोनी का 5 लाख रुपए का कैमरा रखना चाहिए ना? तो शॉर्ट टर्म के लिए क्या रेंट पे कंप्यूटर, कैमरा और दूसरे गैजेट मिल सकते हैं, जब यहाँ आजकल ऐसी भी कंपनियां हैं। तो अगर आपका कोई ऐसा स्मॉल टाइम प्रोजेक्ट है जिसके लिए टेम्पररी आपको ये सब डिवाइसेस चाहिए, यू डोंट हैव टू बाय द एंटायर थिंग, रेंट पे कुछ दिनों के लिए कैमरा लेके आओ, तो ये सब क्या हो? सेलिंग प्रोडक्ट एज सर्विस। उसी तरह कुछ देशों में फिलिप्स कंपनी, कि आप इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन ले लो, उस पे इतना सब्सक्रिप्शन भरो, आपको जितनी लाइट फिट करानी है हम करा देंगे। आपको भी लाइट का नहीं आएगा, मतलब मैं 5 बल्ब फिट कराऊं कि 10 बल्ब, तो वो 10 बल्ब का एक्स्ट्रा पैसा नहीं ले, वो कहेगा इलेक्ट्रिसिटी का बिल जाएगा, उसमें उसकी रेंट ऐड कर देंगे। तो ये सब काम हो सकते हैं। सो दैट इज सर्कुलर इकोनॉमी। अब मित्रों समझो, सर्कुलर इकोनॉमी के अंदर और हम सब टाइप बना सकते हैं, एग्रीकल्चर बेस्ड, फॉरेस्ट्री बेस्ड, फिशरी बेस्ड, बायोफ्यूल बेस्ड। तो दिमाग से कुछ जुड़ता हो तो जोड़ना है, अदरवाइज इसको स्किप करना है, क्योंकि समझो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ थिंक टैंक, तो उनको तो पैसा मिलता है ना ये सब पेपर लिखने का। अब ऐसा वो हर एक कंसेप्ट का वो तो एक एक 200 वर्ड्स की बनाएगा रिपोर्ट। करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले उसकी सब समरी छापते हैं 3-3 4-4 पेज की। छोटे बच्चों को झुंझुना दे तो उसको मजा आता है, समथिंग शाइनी एंड मेकिंग साउंड्स, तो लोग भी मौज में आ जाते हैं। सर्कुलर बायो इकोनॉमी, सर्कुलर बायो इकोनॉमी। अरे भाई पंत क्या नीति कुछ बोला इस पे, इकोनॉमिक सर्वे कुछ बोला नहीं, बोला तो तब तक दिमाग खर्च नहीं करना चाहिए, इसका कोई एंड ही नहीं, अदरवाइज यू कैन नेवर कंप्लीट सिलेबस। इकोनॉमी की कोई बाउंड्री यूपीएससी ने डिफाइन नहीं की, वो तो आपको ही नक्शा बनाना है कि अपना भारत देश इतना है। हाउ यू कैन मेक दैट बाउंड्री? एनसीईआरटी, तमिलनाडु बुक्स, इसके आसपास की थियरी, पिछले 2 साल के करंट अफेयर्स, कंटेम्पररी इशू पिछले 10 साल के, और वो भी ऐसे जो इकोनॉमिक सर्वे या नीति कुछ बोला हो। इतनी तैयारी करनी है, उसके बाद जाके आप पढ़ने बैठोगे तो इट विल नॉट हेल्प यू, और अगर उसमें से एक सवाल आ भी गया तो उसके चक्कर में बाकी सब्जेक्ट छूट जाएंगे। तो ऐसी हर चीज जो करंट अफेयर्स की पीडीएफ फाइल में, उस पे बहुत दिमाग नहीं खर्च करना चाहिए। एनीवे, सो वी आर लर्निंग अबाउट एलपीजी रिफॉर्म्स खत्म, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन खत्म, सर्कुलर इकोनॉमी खत्म। अब इसके बाद का मुद्दा मैन्युफैक्चरिंग एंड सर्विसेज में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी क्या है, ये मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया, ये सब क्या बोलना चाहता है। ओके, सो नेक्स्ट सेक्शन इज मैन्युफैक्चरिंग में मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स, मेक इन इंडिया क्या है, असेंबल इन इंडिया क्या है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम क्या है, ये सब देखना है। नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में बनी, याद रखना है, कॉमर्स मिनिस्ट्री ने बनाई, ये भी याद रखना है। इसका टारगेट क्या है कि सपोज भारत देश का जीडीपी, मतलब एक साल में अपने देश में कितना प्रोडक्शन होता है, सपोज 100 रुपये। अभी प्रेजेंटली सीन ऐसा हो कि 18% मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री से आता हो, और टारगेट ये कि इसको बढ़ा के 25% करना है। इन अदर वर्ड्स, अपना जितना प्रोडक्शन, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, जीडीपी, जीडीपी, यू नो व्हाट इज जीडीपी? इट इज द मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन अ सिंगल ईयर। एक साल में वस्तु और सेवा का जो उत्पादन हुआ वो जीडीपी है। तो अगर 100 रुपये का प्रोडक्शन है, उसमें से 1/4 या मैं कहूं 25% मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आना चाहिए, बाकी सब एग्रीकल्चर और सर्विस सेक्टर से आए तो कोई परवाह नहीं, दैट इज द टारगेट। टारगेट याद रखना 25%, 25% ऑफ जीडीपी शुड कम फ्रॉम मैन्युफैक्चरिंग। दूसरा, 100 मिलियन नए जॉब्स क्रिएट करने, और उसके वास्ते व्यापार में सुगमता, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, वो क्या है वो कल हम समझेंगे। स्किल अपग्रेडेशन, लोगों को ट्रेनिंग देंगे, फंडिंग फॉर इनोवेशन, रिसर्च डेवलपमेंट कराएंगे, और बहुत सारे नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन यानी एनआईएमजेड क्रिएट करेंगे। सो दीज आर द पिलर्स ऑफ द नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी। अब समझते हैं ये एनआईएमजेड मीम्स क्या है। ये नेशनल इंडस्ट्रियल पॉलिसी ये बोलती है कि देखो हम नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाएंगे। तो ये क्या है? फॉर एग्जाम्पल, अहमदाबाद, धोलेरा, जोधपुर, मारवाड़, पाली, बीरनगर है, बीदार और गुलबर्ग, तो ऐसे कुछ एरिया को वो आइडेंटिफाई करेंगे। वहां पर कुछ स्पेशल इकोनॉमिक जोन बनेंगे। आप जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन क्या है? उधर 0% टैक्स है, प्रोवाइडेड कि सब माल एक्सपोर्ट करना है। इंडस्ट्रियल पार्क, वेयर हाउसिंग, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, ये सब बनाएंगे। और ऐसे जो यूनिट एरिया बनेंगे वहां पर टैक्स में छूट होगी, एफडीआई का अप्रूवल जल्दी जल्दी दे देंगे, रेल, रोड, एनर्जी, कम्युनिकेशन, ये सब की कनेक्टिविटी के लिए सरकार ज्यादा वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेगी। वहां जो भी वर्कर्स हैं उनके बच्चों के लिए स्कूल, उनके लिए हॉस्पिटल, और ऐसा जो भी सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर भी सरकार बनाएगी। सो दोज आर एनआईएमजेड।
ये जो एनआईएमजेड है वहाँ पर लेबर लॉज थोड़े सरल होंगे। फॉर एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे फैक्ट्री एक्ट में ऐसा लिखा है कि महिलाओं को नाइट ड्यूटी नहीं दे सकते फैक्ट्री में, पर एनआईएमजेड में नहीं दे सकते अलाउड। हम लोग ये पढ़ेंगे देयर इज वन इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, उसमें कुछ लिखा हो कि अगर कोई फैक्ट्री में 100 या 200 लोगों को एक साथ निकाला जा रहा है तो उससे पहले स्टेट गवर्नमेंट की परमिशन लेनी होगी, पर यहाँ नहीं लेनी होगी। हायरिंग फायरिंग वेरी इजी, नो परमिशन रिक्वायर्ड फ्रॉम गवर्नमेंट। तो ये सब वहाँ सुधार होते हैं। एनआईएमजेड उसे कहा गया कि कॉन्स्टिट्यूशन में उसे सेल्फ गवर्निंग बॉडी के रूप में ट्रीट करेंगे, मतलब वहाँ पर म्यूनिसिपलिटी वाली सिस्टम नहीं होगी, या फिर म्यूनिसिपलिटी होगी तो भी जो उसके नॉर्मल फंक्शन होते हैं, या इलेक्शन इलेक्शन के अंदर रिजर्वेशन या रोटेशन सिस्टम की ये जो है इस बार महिला को मेयर बनाया जाए, या वो जो भी सिस्टम होगी वो सब यहाँ पर नहीं होगी। अब आप कहने पर अहमदाबाद में तो है ना ऐसा सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, राइट। पर ये जो एरिया ईयरमार्क होगा समझो वो अहमदाबाद इज नॉट जस्ट अहमदाबाद, अहमदाबाद सिटी भी है, अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट भी है, तो अहमदाबाद जिले के अंदर ये इतना वाला एरिया इसको हम अलग रखते हैं और इसको बोलेंगे यहाँ म्यूनिसिपलिटी नहीं होगी। सिमिलरली फॉर अदर प्लेसेस। तो ऐसे ये एनआईएमजेड है, सेल्फ गवर्निंग बॉडीज अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। तो देखिए अगर कोई एक ऐसा एसईजेड बनाया जाए जहाँ पर हम बोले 0% टैक्स, फिर ऐसे बहुत सारे एसईजेड को कनेक्ट किया जाए आपस में, रेल रोड कनेक्टिविटी, उनकी अलग सब रेगुलेटिंग अथॉरिटी म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को उसमें दखल ना कर सके, ये सब हो जाए तो एनएमजेड है। और फिर ऐसे और एनआईएमजेड को कनेक्ट किया जाए कि मल्टीपल एनआईएमजेड एसईजेड को कनेक्ट करेंगे, दिल्ली से लेकर राजस्थान से लेकर गुजरात से लेकर महाराष्ट्र से लेकर, तो ये सब क्या बन गया इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। उसी तरह अमृतसर से कोलकाता का इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, मुंबई से बेंगलुरु का, बेंगलुरु से चेन्नई का, चेन्नई से विशाखापट्टनम, ऐसे सब अलग अलग इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनेंगे। तो वहाँ पर कैसे मल्टीपल एसईजेड एनआईएमजेड होंगे, रेल रोड कनेक्टिविटी को बेहतर करेंगे, दैट इज इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। ओके, सो मैन्युफैक्चरिंग और उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर जरूरी, तो उसके लिए इंडस्ट्रियल कॉरिडोर जरूरी। कॉरिडोर फेमस कौन से, दिल्ली मुंबई वाला है, मुंबई बेंगलुरु, चेन्नई बेंगलुरु, अमृतसर कोलकाता, बेंगलुरु मुंबई इकोनॉमिक कॉरिडोर, विजाग चेन्नई, जो नीचे से जो यहाँ से यहाँ तक पहुंचा है सॉरी विशाखापट्टनम चेन्नई, दिस विल बी विजाग चेन्नई, और फिर उसको और आगे खींचेंगे कोलकाता तक। तो ऐसे सब इंडस्ट्रियल कॉरिडोर्स भी बनाए जा रहे हैं। इसके अंदर भी वर्ल्ड बैंक, जापान की अपनी इन्वेस्टमेंट बैंक, ये सब लोग भी हेल्प करें। फिर सरकार ने कहा अच्छा ये तो ठीक है, पर कुछ ऐसे एसईजेड या इंडस्ट्रियल पार्क बनाते हैं जो सिर्फ मिलिट्री का काम देखे। तो डिफेंस पार्क केरला में सबसे पहली बार बनाया गया 2017 में। ये याद रखना है, सीडीएस वगैरह में कुछ बार पूछते हैं। फिर 2018 में बोला देखो ऐसा कॉरिडोर बनाते हैं कि तमिलनाडु और उत्तर प्रदेश के अंदर ऐसी, सपोज तमिलनाडु के अंदर यहाँ पर नटबोल्ट बनते हो, यहाँ पर इंजन बनता हो, तीसरे यहाँ कुछ और बनता हो, और इन तीनों को कंबाइन करके अच्छा इसमें से टैंक बना सकते हैं, ऐसा इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। या उत्तर प्रदेश में मान लीजिए यहाँ पर वुडन इंडस्ट्री हो, यहाँ पर नटबोल्ट बनते हो, इधर गोला बारूद इंडस्ट्री, अच्छा इनको कंबाइन करके यहाँ पूरा गन मशीन का काम करते हैं, तो ये सभी होगा। ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए पैसा चाहिए, पैसा कहाँ से आएगा, उसके लिए फंड है नेशनल इन्वेस्टमेंट इन इंफ्रास्ट्रक्चर फंड एनआईआईएफ। वो क्या काम करता है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अलग ही टॉपिक है जो पिलर 5 में हम देखेंगे। ऑलराइट, सो वी आर लर्निंग अबाउट मैन्युफैक्चरिंग, उसमें मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी देखिए, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर देखिए। उसके बाद का मुद्दा वाई मेक इन इंडिया, स्टेपल थीसिस। कनाडा के दोस्त उनका ये कहना है कि देखो कनाडा की तरक्की क्यों हुई, क्योंकि हमारे पास ये वुड, यूरेनियम, कोल, मिनरल्स, ये सब रिसोर्सेज है। सऊदी अरब की क्यों तरक्की हुई, क्योंकि वहां पर ऑयल रिसोर्सेज है। इन अदर वर्ड्स, जिस देश में ज्यादा प्राकृतिक संसाधन है वो तेजी से आर्थिक वृद्धि करता है, क्योंकि उनके पास रिसोर्सेज है, उसको एक्सपोर्ट करेगा, उसको पैसा मिलेगा, उससे वो और नए डेवलपमेंट करेगा। सो कंट्री ग्रोज डिपेंडिंग ऑन द अबंडेंस ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, इसको कहते हैं स्टेपल थीसिस। स्टेपल मतलब स्टेपल, स्टेपल मतलब जो नेचुरल कमोडिटीज के साथ जुड़ा हुआ है, कितना विपुल मात्रा में प्राकृतिक संसाधन है। अब इसी को आगे बढ़ाते हुए इकोनॉमिक सर्वे ने बोला कि देखो कोई भी देश 3 तरीके से ग्रो करता है। देयर आर 3 वेज अ नेशन कैन ग्रो। पहला है जियोलॉजी से, जो हमने अभी स्टेपल थियरी में समझा कि अगर आपके पास एनर्जी मिनरल वेल्थ ज्यादा है, जैसा सऊदी अरब कनाडा में, तब ग्रो कर सकते हैं। इंडिया में हो सकता है, देखिए हमारे पास इतना ऑयल नहीं है, शेल गैस कुछ लोग कहते हैं, पर टेक्नोलॉजी नहीं है। न्यूक्लियर कुछ लोग कहते हैं ये सब मोनाजाइट और सैंड है और केरला से बहुत सब निकल सकता है, थोरियम, यूरेनियम, पर उसकी टेक्नोलॉजी नहीं है। पूरे केरला की सारी रेती आप निकाल दो और उसको एक्सट्रैक्ट करो, हो सकता है आपको 2 किलो यूरेनियम मिले, पर क्या आप कर सकते हैं, उसकी टेक्नोलॉजी तो होनी चाहिए, दैट इज नॉट अवेलेबल। दूसरा, सो फर्स्ट मेथड की जियोलॉजी से हम ग्रो कर जाए, इंडिया के लिए पॉसिबल नहीं है, जैसा कनाडा या सऊदी अरब में हुआ। दूसरा, ज्योग्राफी से ग्रो कर जाओ, जैसे स्विट्जरलैंड, मॉरिशस, उनकी ऐसी ज्योग्राफिकल जो क्लाइमेट, वेदर, टोपोग्राफी, जिसके चलते वहाँ लोग टूरिज्म के लिए आते हैं। भारत में भी टूरिज्म का पोटेंशियल तो है, पर अपनी आबादी मान जो भी 133 करोड़ 140 करोड़, तो क्या सब लोग टैक्सी ड्राइवर, होटल के अंदर शेफ और रसोइया का काम करें तो सबकी नौकरी हो जाएगी, इतने तो टूरिस्ट नहीं आएंगे। और मान लीजिए आ भी जाए तो कोरोना में बंद हो गए तो क्या करोगे। तो इंडिया के पास ये टूरिज्म का पोटेंशियल है, बट अलोन कैन नॉट सस्टेन दिस लार्ज पॉपुलेशन। तो ज्योग्राफी की जो टूरिज्म है वो भी हमें बहुत मदद नहीं कर सकती। सो फर्स्ट मेथड नॉट सूटेबल, सेकंड मेथड नॉट सूटेबल, तो थर्ड मेथड करते हैं जीन्स टू जेट्स, या जिसको कहते हैं लो स्किल मैन्युफैक्चरिंग। पहले जीन्स बनाओ, जीन्स बनाने के लिए आपको क्या सब डिग्री डिप्लोमा चाहिए, आपको सिलाई मशीन आना चाहिए, और फिर उसमें आप समझोगे, तरक्की करोगे, आपको पैसा मिले, इंडस्ट्रियलिस्ट को पैसा मिले, आप अपने बच्चों के एजुकेशन में लगाओगे, इंडस्ट्रियलिस्ट ने फैक्ट्री खोलेगा, एंड देन ओवर द पीरियड ऑफ टाइम आप फाइटर जेट भी बना सको, इतनी आपकी कैपेसिटी हो जाएगी, आपकी फ्यूचर सब्सिक्वेंट जनरेशंस की। इकोनॉमिक सर्वे पाएगी, देखो जो ईस्ट एशिया के ये सब टाइगर्स हैं, मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर और चाइना, ये सब लोग इसी तरीके से ग्रो हुए हैं। पहले उन्होंने सब लो स्किल प्रोडक्शन शुरू किया, जीन्स और फुटवेयर, लेदर वगैरह का, और फिर सब्सिक्वेंट जनरेशन में हाई स्किल टेक प्रोडक्ट्स लाइक आईफोन भी चाइना में बनते हैं, ये सब काम शुरू हुआ। सो यस, देयर आर 3 वेज टू ग्रो, जियोलॉजी, ज्योग्राफी एंड जीन्स टू जेट्स। इंडिया के लिए ज्यादा आइडियल ये है। तो बस ये आइडियल ज्यादा है कि मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस किया जाए। उसी के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री ने 2014 में एक नई इनिशिएटिव लॉन्च किया, मेक इन इंडिया। देखिए मेक इन इंडिया कोई एक योजना नहीं है, इट इज द कलेक्शन ऑफ मेनी इनिशिएटिव्स, कि जहां पर एक्जिस्टिंग पॉलिसी एक सेक्टर की अपडेट करेगी, टेक्सटाइल में ये करेंगे, ऑटोमोबाइल की ये पॉलिसी अपडेट करेंगे, एफडीआई को रिलैक्स किया जाए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, टैक्स में छूट दी जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया जाए, रिसर्च डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट, ये सब पे फोकस करेंगे। और इसमें अलग अलग बहुत सारे सेक्टर्स को कवर करेंगे। हर एक सेक्टर में क्या योजना बनाई गई है याद नहीं रखनी है फॉर प्रीलिम्स, पर मेंस लिख रहे हैं तो आपको खास करके राइट लॉन्ग ऐसे 1000 टू 1200 वर्ड्स, तो पता है 2 लाइन के लिए क्या चल रहा है। फॉर एग्जांपल, ऑटोमोबाइल में आजकल क्या चला है, इलेक्ट्रिक व्हीकल, तो उसको प्रमोट करने के लिए फेम स्कीम है। एविएशन में क्या चाहिए, सस्ते में एरोप्लेन की टिकट मिलनी चाहिए मिडिल क्लास को, उसके लिए उड़ान स्कीम है जो हम पिलर 5 में देखेंगे। रेलवे में क्या करना है, आप जानते हैं ये सब वंदे भारत और तेजस एक्सप्रेस में एकदम 5 स्टार फैसिलिटी होती है, पर गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि हर रूट पे वंदे भारत या तेजस एक्सप्रेस चला सके। तो क्यों ना टाटा को बोला जाए तुम अपनी ही गाड़ी चला लो ट्रेन, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, वो सब काम चल रहा है। कंस्ट्रक्शन में अब मकान खरीदते हैं, टाइम पे डिलीवरी नहीं मिलती, ये सब नहीं होना चाहिए। उसके वास्ते रेरा नाम का एक्ट, वो क्या है, आगे हम सैटरडे या फ्राइडे तक वहाँ पहुंच जाएंगे। चौथा, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह में नए इंडस्ट्रियल पार्क खोलेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स में एफडीआई रिलैक्स करें, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर वगैरह में ऐसे सब रिफॉर्म्स लिए जाएंगे। मिलिट्री अंडर द मेक इन इंडिया, और उसके लिए एक चीज लाई है डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स। ये क्या कहना चाहता है, मान लीजिए भारत सरकार फ्रांस की ये जो भी राफेल कंपनी हो उसे फाइटर जेट खरीदे, एंड सपोज इंडियन गवर्नमेंट पेड 100 करोड़ रुपीस टू द फ्रेंच कंपनी टू बाय फाइटर जेट्स। तो उसमें रूल्स होंगे कि भारत सरकार के देखो मैं तुम्हें 100 करोड़ दूंगा फाइटर जेट खरीदने के, पर इसमें से 5 करोड़ रुपीस आपने एफडीआई के रूप में कोई इंडियन कंपनी में इन्वेस्ट करने होंगे, कि सपोज टाटा के अंदर आप एफडीआई आप समझते हैं मोर देन 10% शेयर होल्डिंग आपको खरीदनी होगी, तो ही हम आपका ये सब अप्रूव करेंगे। अब आके अपन टाटा बेचेगा क्यों, उसको अगर लगता है मैं इनके साथ कोलैब करके मैं अपना नया कुछ बना सकता हूं जो मैं आगे चल के गवर्नमेंट को बेच सकता हूं, दे में डू इट। टाटा ने विंस्ट्रॉन नाम की फैक्ट्री क्यों खरीद ली,
क्योंकि उसको एप्पल के फोन बनाने हैं जिसका कॉन्टैक्ट इनके पास था, तो दे विल डू इट, कोई पिस्तौल नहीं दिखा रहा है, वो तो आपस में उनके बिजनेस प्लान की बात है। सो अकॉर्डिंगली जो काम होगा, और आप जानते हैं एफडीआई का क्या फायदा है, पैसा तो आता है, साथ साथ वो टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफर करते हैं। सो दिस थिंग इज कॉल्ड डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स, कि भारत सरकार फॉरेन कंपनी से अगर डिफेंस का माल खरीदेगी तो उसमें कंपल्जन होगा कि मिनिमम सम परसेंट ऑफ मनी उस फॉरेन कंपनी ने दे मस्ट री-इन्वेस्ट बैक एज एफडीआई इनटू एन इंडियन कंपनी। इसको कहते हैं डिफेंस ऑफसेट नॉर्म्स। और ये नंबर्स इमेजिनरी, ऐसा नहीं कि 5% ही एफडीआई करना है, वो तो कुछ अलग ही होगा। मेक इन इंडिया, डिफेंस सेक्टर में क्या क्या हो रहा है, डिफेंस ऑफसेट नॉर्म मैंने आपको बताया। दूसरा चला डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर, प्रोक्योरमेंट मतलब खरीद। तो सरकार आजकल ये बोले देखो जो भी मिलिट्री का सामान है फर्स्ट प्रेफरेंस भारत में जो डिजाइन किया, मैन्युफैक्चर किया, उसके उसे हम प्रेफरेंस देंगे। दूसरा उन्होंने रिफॉर्म लिया आत्मनिर्भर इनिशिएटिव कोरोना के बाद, कि अब से डिफेंस में हम जो बाहर से 101 चीजें इंपोर्ट करते थे, मान लीजिए नाइट विजन गॉगल्स, ड्रोन्स, इन सबको बैन करेंगे, नो इंपोर्टेड माल, ओनली इंडिया में माल ही खरीदेंगे। तो डिफेंस में मेक इन इंडिया को प्रमोट करेंगे। मेक इन इंडिया में ही टूरिज्म हॉस्पिटैलिटी इसको प्रमोट करेंगे, टूरिस्ट को ई वीजा मिल जाए, स्वदेश दर्शन स्कीम, मतलब वो सब सर्किट होगी, मुंबई से लेके मान लीजिए पटना तक की ट्रेन हो, बीच में जितने बुद्धिस्ट सर्किट आते हैं उसको दिखाया जाए। प्रसाद स्कीम जहाँ पर पिलग्रिम वाली सिटी है उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बेहतर किया जाए। वेलनेस टूरिज्म मतलब योगा आयुर्वेद वगैरह के सब चीज़ों को प्रमोट करेंगे। मेडिकल टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म क्या है, अगर आप अमेरिका में हार्ट सर्जरी करनी हो, मान लीजिए $1 लाख होते हैं और इंडिया के अंदर मान लीजिए $1 लाख में होता, तो भी वो तो जो 1/80 हो गया, सस्ता है, तो वो लोग इंडिया में आए अपना ट्रीटमेंट कराए, वो सब है मेडिकल टूरिज्म। और भी बहुत सारी चीज़ें। फिर ये मेक इन इंडिया जो 2014 में लॉन्च हुआ था, सरकार ने 2022 में सोचा कि देखो इसको और रिफॉर्म करते हैं, तो मेक इन इंडिया 2.0। तो 2.0 में क्या क्या होगा, कुछ और सेक्टर्स को ऐड किया होगा, वो सब आपके हैंडआउट में दिया है, उसको देख लेना। बहुत ज़्यादा मतलब नींद खोने की जरूरत है, पर अंदाज होना चाहिए। सपोज दे आस्क यू हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर्स आर कवर्ड इन द मेक इन इंडिया 2.0, तो आपको अंदाजा होना चाहिए कि अच्छा उसमें सेट टॉप बॉक्स, टॉयज, रेडी टू ईट प्रोडक्ट्स, ये सब है। So go through handout. So we learned about manufacturing policy. We learned about what is Make in India. Next topic is Assemble India and Production Linked Incentives. थोड़ा समझते हैं, ब्रेक लेते हैं। 2020 तक पहुंचे तो इकोनॉमिक सर्वे को लगा देखो ये मेक इन इंडिया पुराना हो चुका है, अभी कुछ नया नए जात की फिल्म बनाते हैं। सो दे केम अप विद द कांसेप्ट असेंबल इन इंडिया। वो क्या कहता है, वी नीड टू फोकस ऑन नेटवर्क प्रोडक्ट। नेटवर्क मतलब टीवी नेटवर्क ऐसा नहीं, नेटवर्क मतलब ऐसी वस्तु जिसके पुर्जे अलग अलग देश में बनते हैं और फिर कहीं एक जगह उसकी असेंबली होती है। फॉर एग्जाम्पल आईफोन, तो आईफोन के अंदर जो जाइरोस्कोप है वो स्विट्जरलैंड में बनता है, कैमरा जापान में बनता है, उसका प्रोसेसर ताइवान में बनता है, एलसीडी स्क्रीन साउथ कोरिया में बनता है, उनका कुछ सैमसंग के साथ कॉन्टैक्ट है कि सैमसंग कंपनी का एलसीडी स्क्रीन बनाती है। और फिर ये सारे पुर्जे, ऑल दिस कंपोनेंट्स आर असेंबल्ड, आर ब्रॉट टुगेदर इन चाइना, और चाइना में फॉक्सकॉन नाम की कंपनी है जो कॉन्टैक्ट मैन्युफैक्चरिंग में आईफोन बनाती है। और भी एक कंपनी है विंस्ट्रॉन या कुछ, जिसको टाटा ने खरीद लिया है ताकि इंडिया के अंदर वो आईफोन बना सके। सो दिस इज नेटवर्क प्रोडक्ट। और ये सिर्फ मोबाइल में ऐसा नहीं, ऑटोमोबाइल में भी हो सकता है, कार भी ऐसे असेंबल हो सकती है, कैमरा और दूसरे भी सामान असेंबल हो सकते हैं। ऐसी इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरिंग के साथ एक जापानीज इकोनॉमिक्स ने कंसेप्ट या थियरी दी जिसको हम कहते हैं वाइल्ड गीज फ्लाइंग मॉडल। वाइल्ड गीज मतलब वो ऐसे जंगली जो भी पक्षी हैं, माइग्रेटरी बर्ड्स, तो वो कैसे एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उससे ये इंस्पायर्ड है। ये मॉडल क्या कहता है कि देखो फर्स्ट ऑफ ऑल जापान के अंदर सोनी कंपनी बनी जिसने कैमरा, प्ले स्टेशन, वीडियो गेम, मोबाइल, टीवी सब बनाया। फिर पता चला कि जापान के अंदर तो सब पॉपुलेशन बहुत कम हो, आप जानते हैं, या तो एक बच्चा होता है या वो शादी नहीं करते हैं, देन पॉपुलेशन इज डी ग्रोइंग, उनका एज पिरामिड कुछ ऐसा हो जाता है कि ऊपर इधर 80 एज में ही सब लोग हैं और इधर नीचे समझो कि 10 बच्चे मुश्किल से होंगे, इफ यू अरेंज एज के हिसाब से पिरामिड बना। तब उनके पास टेक्नोलॉजी, पेटेंट, इंटेलिजेंस है, बट दे डू नॉट हैव वर्कर्स, तो उन्होंने अपना सारा काम आउटसोर्स कर दिया साउथ कोरिया को कि तुम बनाओ ये सब कैमरा वगैरह। साउथ कोरिया के अंदर जो लोग होंगे वर्कर्स, उन्होंने काम सीखा होगा, दो पैसे कमाए होंगे, फिर उन्होंने खुद से अपनी नई कंपनियां बनाई होंगी, जैसे एलजी, सैमसंग वगैरह साउथ कोरिया में बने। फिर साउथ कोरिया में भी आजकल यही तकलीफ है, पॉपुलेशन डी ग्रोथ, लोग शादी नहीं करते, शादी तो बच्चे बिकॉज़ द इन्फ्लेशन इज टू हाई। तो वहां पर भी अब मजदूर कम है, तो वो क्या करेंगे, सारा काम आउटसोर्स कर देंगे। तो कंपनी का हेडक्वार्टर एलजी, सैमसंग में रिमेन इन साउथ कोरिया, बट द प्रोडक्शन विल बी डन सपोज इन थाईलैंड, इंडोनेशिया, एल्सवेयर। तो ऐसा करते करते आप आगे बढ़ो तो पता चले कि ये जो जंगली हंस है वो एक जगह से दूसरी जगह जंप मारे इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन। तो अब नेक्स्ट पॉइंट कहां पर होगा, अगर जापान से साउथ कोरिया, साउथ कोरिया से मलेशिया, मलेशिया से तो कहां आएगा, तो जवाब इंडिया आएगा, चाइना नहीं आएगा। बिकॉज चाइना के अंदर तकलीफ क्या है, उनकी भी पॉपुलेशन डी ग्रो कर रही है, मतलब वन चाइल्ड पॉलिसी के चलते नए बच्चे कम पैदा हो रहे हैं। और जो ओल्डर वर्कर्स है, सपोज एक 18 ईयर ओल्ड पर्सन, वो कहे मैं दिन के 100 रुपए में काम कर लूंगा, 40 साल का वो कहेगा नहीं मुझे 200 रुपए दो। दो कारण है, मेरा एक्सपीरियंस ज्यादा है और मुझ पे फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो ओल्डर वर्कर्स आर मोर एक्सपेंसिव, इसलिए एप्पल वगैरह कंपनी को चाइना में मजा नहीं आता कि तुम्हारे वर्कर ओल्ड हो गए तो ज्यादा पैसा मांगते हैं। कंपेरेटिवली इन इंडिया द लेबरर्स आर यंगर एंड चीपर, इसलिए वो आजकल सब भारत में प्रोडक्शन शिफ्ट हो रहा है। तो इकोनॉमिक्स मतलब जापानीज इकोनॉमिक्स ने ये बोला कि जो वाइल्ड फ्लाइंग मॉडल है वो क्या कहता है कि ऐसे जो नेटवर्क गुड्स है, सपोज आईफोन, उसकी असेंबली या मैन्युफैक्चरिंग इट कंटिन्यूअसली मूव्स फ्रॉम मोर एडवांस कंट्री लाइक जापान टू लेस एडवांस कंट्री लाइक वियतनाम। और अब इंडिया उस स्टेज पे आ गया कि हम उस पॉइंट पे कि ये सब हमारे पास आएगा। और ये वाली चीज ऑलरेडी कार में तो हो गई है कि फोर्ड, फियाट, सुजुकी कंपनियां, उनकी कार मान लीजिए जापान या साउथ कोरिया में नहीं बनती, वो सब इंडिया में बनती है और फिर वहां से अफ्रीका में एक्सपोर्ट करते हैं। तो हमने भारत के अंदर ऐसी सब असेंबली को, नेटवर्क गुड्स को प्रमोट करेंगे तो बहुत सारे जॉब्स क्रिएट होंगे, बहुत सारा एक्सपोर्ट अपना इंप्रूव हो सकता है। बट देयर आर सम प्रीरिक्विजिट, कुछ शर्तें, ये सब करना है तो हमारे पास अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट की सुविधा, इंटरनेट की सुविधा होनी चाहिए। और ऐसे अगर आप नेटवर्क गुड्स बना रहे हैं, मान लीजिए शिपिंग डिले हो गया, कोई एक स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी चली गई, पॉलिटिकल डिस्टर्बेंस, कुछ दंगे, राजनीतिक दंगल हो गई, लेबर डिस्प्यूट, तो फिर फैक्ट्री का काम टाइम पे कंप्लीट नहीं होगा। अगर एप्पल कंपनी अनाउंस किया इस दिन हमारा प्रोडक्ट लॉन्च होना नहीं हो पाया तो इट विल नॉट हेल्प। इसलिए गवर्नमेंट ने इन सब चीजों को ठीक करना चाहिए, तभी हम इंटरनेशनल इस सप्लाई चेन का हिस्सा बन सकते हैं। इसमें और भी मुद्दे पर वो सब मीन्स का माल है, तो मीन्स में समझेंगे। ओके, सो वी लर्न अबाउट मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, मेक इन इंडिया, असेंबल इन इंडिया। अब समझते हैं असेंबल इन इंडिया को प्रमोट करने के लिए स्कीम आई है, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ये क्या बोलना चाहते हैं ये भी समझते हैं, बट प्रोफेशनल लेट्स टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स देन वी मूव फॉरवर्ड।
3 more minutes. One more minute. ऑलराइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन। कैन यू सी मी, कैन यू हियर मी? देख सकते हैं, सुन सकते हैं। टू फर्स्ट में वोट करें। अनन्या, नेहा, अमित, मानसी, प्रशिल, उद्गम, ऋचा, पियोना, सिद्धांत, तेजस्वी। मूव फॉरवर्ड। मित्रों, ये जो पिलर 4 भी है मैन्युफैक्चरिंग सर्विस सेक्टर, इसका हैंडआउट करीब 75 पेजेस का है। हमने पढ़ लिया, मान लीजिए 20-30% हैंडआउट कंप्लीट भी हो गया हो, पर आपने इसको कैजुअली नहीं लेना है। हाँ भाई, तो 4 ही मुद्दे थे ना, एलपीजी, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, मेक इन इंडिया, असेंबली। नहीं भाई, इसमें भी छोटी-छोटी बहुत सारी टाइमलाइन और क्रोनोलॉजी है, कांसेप्ट्स हैं। तो थियरी के भी प्रश्न बन सकते हैं, कांसेप्ट के भी बन सकते हैं, फैक्ट बेस भी बन सकते हैं, जो आपको तैयार करने हैं। तो सुकून से व्हाट्सएप में से स्क्रॉल अप मत। एनीवे, सो वी फिनिश विद मेक इन इंडिया। नेक्स्ट टॉपिक इज व्हाट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। तो ब्रेक पे जाने से पहले जो हमने समझा कि असेंबली इन इंडिया, असेंबली ऑफ नेटवर्क गुड्स, इसे प्रमोट करना है, तो सरकार एक नई योजना लेके आती है जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम, यानी पीएलआई। ये क्या बोलता है कि सपोज एप्पल कंपनी ने इंडिया में फैक्ट्रियां फॉक्सकॉन वगैरह से लगवा के अपने आईफोन बना रहे। अगर 2019 में इंडिया मेड आईफोन सपोज 100 करोड़ के सेल हुए, उसके बाद 2019 के बाद 2020 में इंडिया मेड आईफोन सेल हुए 120 करोड़ के। तो यहाँ पर इंक्रीमेंटल सेल कितना है, मतलब पहले से कितना बढ़ा? तो पहले 100 करोड़ के इंडिया मेड आईफोन सोल्ड, देन 120 करोड़ के इंडिया मेड आईफोन सोल्ड, यानी 20 करोड़ का इंक्रीमेंटल सेल हुआ। सो देयर इज एन इंक्रीज ऑफ 20 करोड़ इंक्रीमेंटल सेल ऑफ इंडिया मेड आईफोन्स। तो ये जो 20 करोड़ एक्स्ट्रा आपने परफॉर्मेंस किया, इस 20 करोड़ का 4 to 6% निकालो, उतनी सब्सिडी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस कंपनी को देगी। सो दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। कि कंपेयर टू दिस 2019 बेस ईयर, आपने कितना और ज्यादा प्रोडक्शन किया, जितना और ज्यादा प्रोडक्शन, प्रोडक्शन भी नहीं, सेल कितना हुआ इंडिया में, आपके प्रोडक्ट्स का सेल कितना बढ़ा, जितना ज्यादा बढ़ेगा, वी विल गिव यू 4 to 6% ऑफ दैट अमाउंट एज सब्सिडी। अब यहाँ पर आप देखो तकलीफ क्या होगी। 2019 में कोरोना नहीं था, 2020 में कोरोना है, तो ऐसा भी होगा ना कि तो 2019 में 100 करोड़ इंडिया में आईफोन की सेल, लेकिन 2020 में हो जाए 80 करोड़ ओनली इंडिया में आईफोन की सेल, तो टीम को मजा नहीं आएगा, सैड स्माइली। तो इसलिए गवर्नमेंट ने कहा कि हाँ ठीक है, चलो हम ये बेस ईयर जो था 2019, अच्छा तो ऑप्शनली आप चेंज कर लो कि 2020 को अपना बेस ईयर आप बना सकते हैं, और ये स्कीम वहां से लेके 5 साल के लिए, मतलब 2025 के लिए तक 5-6 साल के लिए हम वैलिड रखते हैं। सो दैट इज द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। अब कुछ लोग इधर झंडा उठाएंगे कि अच्छा ये जो 4% किसके लिए, 6% किसके लिए, सफिशिएंट हो कि अलग अलग सेक्टर में 4 to 6% सब्सिडी मिलेगी। जब हम 2023 की सब्सिडी काउंट करेंगे तो इंक्रीमेंटल सेल किसके सामने गिना है, 2022 के सामने, 19 के सामने। अगेन ये सब ढिंडोरा पीट के उसने प्रेस रिलीज में नहीं बताया, तो हमें शेरलॉक होम्स बनने की कोई जरूरत नहीं है। ये जो आप इंसेंटिव बोल रहे हो 4 to 6% इंसेंटिव, तो मतलब वो बैंक में पैसा ट्रांसफर होगा, जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट, मुझे नहीं पता भाई, प्रेस रिलीज में उसने नहीं बोला। या एक बार मैंने इंस्टॉलमेंट में उसने फेक सेल दिखा दिया तो क्या, उसने मैन्युफैक्चरिंग किया पर सेल नहीं हुआ तो क्या, डिफेक्टिव आइटम रिटर्न हुआ तो ये पंचायत का कोई काम है ही नहीं। दो लाइन में समझना है, समझ आगे बढ़ो। तो ये जो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम है, जिसमें आपको इंक्रीमेंटल सेल का 4 to 6% सब्सिडी दिया जाएगा, ये अलग अलग सेक्टर्स के लिए है। ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए, पर उसमें भी आप जानते हैं पेट्रोल डीजल वगैरह कार के लिए नहीं है। पेट्रोल डीजल वगैरह को हम कहते हैं इंटरनल कंबस्टन इंजन। कंबस्टन मतलब विस्फोट, आग लगना, तब जानते हैं उसका इंजन में वो पेट्रोल जलेगा और चलेगा, तो नो, नॉट फॉर दोस थिंग्स। इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक स्कूटर, ये सब के लिए सब्सिडी मिलेगी। ड्रोन्स, और ड्रोन की मैन्युफैक्चरिंग प्रमोट करने के लिए उस पे 20% सब्सिडी ऑन इंक्रीमेंटल सेल ऑफ इंडिया में ड्रोन्स। फिर एडवांस केमिकल बैटरी, ये सब जो भी इलेक्ट्रिक व्हीकल में चलती हो। फार्मा, ड्रग्स, टेलीकॉम, नेटवर्किंग, फूड प्रोडक्ट्स, टेक्सटाइल, टेक्सटाइल में भी मैन मेड फाइबर्स, मतलब कपास नहीं, कृत्रिम रेशम, नायलॉन, रेयन वगैरह। टेक्निकल टेक्सटाइल, टेक्निकल टेक्सटाइल मतलब पहनने के कपड़े नहीं, उसके अलावा वाले शू लेसिस, पैराशूट, सर्जरी वाली जो चादर होती है वगैरह, जो स्पेशल टाइप की, मतलब उसका कुछ अलग ही काम होता है। स्पेशलिटी स्टील, जिससे खास किस्म के सब इंस्ट्रूमेंट, मेडिकल डिवाइसेस बनते हो। व्हाइट गुड्स, व्हाइट गुड मतलब होम अप्लायंसेस, जैसे एयर कंडीशनर, एलईडी बल्ब्स, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स आप समझते हैं, सोलर मॉड्यूल्स या सोलर सेल, और भी सेक्टर इसमें ऐड हो सकते हैं। प्रश्न इसका बॉस कौन है, तो जवाब डिपेंड करता है सेक्टर कौन सा है। फॉर एग्जांपल सोलर सेल है तो उसका बॉस कौन होगा, मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। फार्मा ड्रग मेडिकल डिवाइसेस, तो इसका कौन होगा बॉस, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर। आपके हेल्थ मिनिस्ट्री नहीं होगा, नहीं भाई, मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर, उसके नीचे डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, दे लुक आफ्टर दिस थिंग वगैरह वगैरह। वो हैंडआउट में लिस्ट दिया, आप सुकून से देखें। अभी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम चली रही थी, तो जो अभी तक पड़ा उसका बोलो कि 1.0, तो सरकार ने कहा चलो 2.0 लाते हैं फॉर आईटी हार्डवेयर। अब आपके तो पास नहीं तो चल ही रहा था, तो नया क्यों आया? उसका कारण मैंने आपको बताया, टीम कुक का सैड स्माइली। उन सबको तकलीफ क्या है कि जो बेस ईयर गिन रहे हो कोरोना वाला और उससे पहले वाला, उसमें हमको मजा नहीं है, यहाँ ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। और ये स्कीम आप बोले 4-5 साल की, तो इसमें मजा नहीं, हमें तो 10-20 साल का आप अगर दोगे कुछ, तब जाके हम चाइना से सारी फैक्ट्री इंडिया में शिफ्ट करें। तो इनको खुश करने के लिए सरकार ने कहा अच्छा बाकी सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम 1.0 है, तो तुम खुश रहो, तुम्हारे लिए अलग से हम लाते हैं 2.0। तो 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी देखता है, लैपटॉप टैबलेट वगैरह में प्रमोट करेंगे। इसमें इंडिया मेड प्रोडक्ट्स का जितना भी इंक्रीमेंटल सेल होगा उसका 5% सब्सिडी दिया जाएगा, और रजिस्ट्रेशन करने से लेकर 6 साल तक ये स्कीम वैलिड रहेगी।
तो मतलब वो जो पहले ज़्यादा सख्ती थी कि नहीं 2019 को गिना 20 ऐसा नहीं, सपोज 3 साल बाद वो चालू करें, नो प्रॉब्लम, उससे लेके फिर 6 साल तक उसको मिलता है। सो दैट इज प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम एंड इंसेंटिव स्कीम वर्जन 2.0 फॉर आईटी हार्डवेयर। इसके बाद इकोनॉमिक सर्वे ने क्या बोला, तो वो सब मीन्स का हमारे तो बाद उसमें दिमाग निकल करेंगे, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग के लिए में होनी चाहिए, आप हैंडआउट में देख लेना। हम आगे भी देख चुके कंपनी का बैलेंस शीट, जिसमें एक तरफ होती है उसकी एसेट्स और दूसरी तरफ होती है लायबिलिटी। कंपनी ने अगर कोई लोन लिया तो कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से वो उसकी लायबिलिटी यानी कि देता है, क्योंकि उसको वो पैसा चुकाना है। मान लीजिए 2018 में अदानी कंपनी की बैलेंस शीट में उसकी डेट लायबिलिटी 100 करोड़ हो कि उतना कर चुकाना बाकी है, और 2022 तक पहुंचे और वो कम हो गया 4040 करोड़। इसका मतलब क्या, उसकी डेट लायबिलिटी कम हो रही है, उसकी लोन का जो कर्जा था उसका बोझ कम हो रहा है। तो इसके लिए करेक्ट वर्ड ये होगा, ये कहेंगे हम, कंपनी इज डीलेवरेजिंग इट्स बैलेंस शीट। Whenever company is reducing its debt burden, we say that they are deleveraging their balance sheet. अब ये कैसे होगा, एक तो बात हो सकती है उसको बहुत प्रॉफिट हुआ, एडवांस में लोन की इंस्टॉलमेंट चुका दी। दूसरा ये हो सकता है कि वो जो बॉन्ड वाले होंगे उसको कन्वर्ट कर दिया होगा, या तीसरा कि जो प्रमोटर है उसने अपने शेयर्स बेच के पैसा लाया होगा, उसकी मदद से इसको चुका दिया होगा पैसा, वगैरह वगैरह। सो दैट इज डीलेवरेजिंग ऑफ द बैलेंस शीट, जब कंपनी पुरानी लोन चुका के अपना कर्जा का बोझ कम करे। तो इकोनॉमिक सर्वे ने ये सब ग्राफ में क्या दिखा है, क्या देखो धीरे धीरे आपको कोरोना 2020 में बढ़ जाएगा, पर अदर देन दैट अब डीलेवरेजिंग हो रहा है, धीरे धीरे कंपनियों के लोन बर्डन पहले से कम हो रहे हैं, बिकॉज दे आर रीपेइंग द लोन। नए इन्वेस्टर को लोन खिलाया, कुछ एसेट्स बेच दिए, उससे पैसा लोन रीपे कर दिया, आईबीसी कोड में रेजोल्यूशन हो गया वगैरह। सो वी लर्न अबाउट द एलपीजी रिफॉर्म्स, फोर्थ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, सर्कुलर इकोनॉमी, मैन्युफैक्चरिंग, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया। उसके बाद का मुद्दा था स्टार्टअप इंडिया एंड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। स्टार्टअप का क्या मतलब है, उसकी कौन सी स्कीम पॉलिसी है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स क्या है, ये सब एक एक करके समझते हैं। स्टार्टअप की डेफिनेशन पहले भी हम समझ चुके हैं, पर फिर से देखते हैं। स्टार्टअप कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो 10 साल से पुरानी नहीं है। और ओरिजिनल 2016 में डेफिनेशन है, उसमें ऐसा था कि इनकॉर्पोरेशन या रजिस्ट्रेशन आपने करवाया कंपनी एक्ट में, उससे लेके 7 साल तक। आफ्टर बाद में डेफिनेशन चेंज है, तो क्या है, वंस यू रजिस्टर आफ्टर दैट अप टू 10 इयर्स यू आर अ स्टार्टअप। जन्म के पहले 10 साल आप स्टार्टअप प्लस, एंड दूसरी शर्त, नॉट हैविंग एनुअल टर्नओवर और सेल्स मोर देन 100 करोड़, 100 करोड़ से ज्यादा आपकी सालाना कमाई नहीं होनी चाहिए। एंड तीसरा कि यू आर वर्किंग टुवर्ड्स इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। मतलब पारंपरिक कन्वेंशनल चीज आप करोगे तो वो स्टार्टअप नहीं है। मैं अगर होटल खोल दूं तो वो स्टार्टअप नहीं है, पर मैं ऐसा होटल कि जहां पर शेफ रोबोट है और वेटर भी रोबोट है तो स्टार्टअप है। मैं साइकिल पंक्चर करूं तो वो स्टार्टअप नहीं है, पर वो ऐसा कि रोबोट साइकिल पंक्चर करता है और ड्रोन आपके घर पे पंचर साइकिल की डिलीवरी करके जाता है, रिपेयर साइकिल की डिलीवरी करता है, तो फिर वो स्टार्टअप। सो 3 कंडीशंस, पहला वर्किंग फॉर इनोवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, सेकंड एज आपकी 10 ईयर से ज्यादा नहीं, तीसरा एनुअल टर्नओवर आपका 100 करोड़ से ज्यादा नहीं। इफ यू सेटिस्फाई ऑल 3 कंडीशन, देन कॉमर्स मिनिस्ट्री विल गिव यू द लेबल दैट यू आर स्टार्टअप कंपनी। याद रखना है, कॉमर्स मिनिस्ट्री के अधिकार क्षेत्र में, डोमेन में ये लोग आते हैं। फिर ऐसी स्टार्टअप कंपनियों की मदद के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री की स्कीम है स्टार्टअप इंडिया स्कीम, 2016 में आई। उसमें ऐसा है कि आप पैदा हुए 10 साल के अंदर कोई भी 3 साल आप पकड़ो, तब आपको कोई भी इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स नहीं भरना है, फॉर 3 इयर्स एग्जेम्पशन। तो आपको वो तो गेम जैसे आईपीएल वगैरह में होता है, ये वाले मैच में हम ऐसा फील्डर रखेंगे या ये पावर या कुछ है जो भी, सिमिलरली सपोज 1 से लेके 10 ईयर है, अब आपको भी पता है मेरा धंधा तो 5 साल तो जमेगा नहीं, आई विल जस्ट एस्टैब्लिश, फिर बाकी जो 5 है उसमें मैं आखिरी 3 वाले में ये जो भी पावर प्ले है या एग्जेम्पशन है ले लेता हूँ। सो 3 ईयर एग्जेम्पशन, नॉट ऑल 10 ईयर्स, पूरे 10 साल टैक्स की माफी नहीं है, कोई भी 3 साल आप पकड़ो तब आपको इनकम टैक्स कॉर्पोरेशन टैक्स ये सब नहीं बनेंगे। सेकंड, फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट। वेंचर कैपिटलिस्ट क्या है, हमने पिलर 1 सी में देखा था, वो स्टार्टअप कंपनियों को फंडिंग देते हैं। अच्छा, तो आपके कंपनी में जो फॉरेन वेंचर कैपिटलिस्ट ने इन्वेस्ट किया है उसको भी इनकम टैक्स में सब माफी की, कितना टीडीएस कटेगा, कितना टैक्स विथहोल्ड होगा, उसको आरबीआई से माफी। सपोज कैपिटल अकाउंट कन्वर्टेबिलिटी लिमिट होगी, कंपनी इतने से ज्यादा फॉरेन करेंसी बाहर से नहीं ला सकती, तो उसमें भी उसे छूट देंगे। थर्ड, सेल्फ सर्टिफिकेशन। आप याद करो, कोई भी कंपनी है तो उसमें कंपनी के बॉस ने एम्प्लॉइज का पैसा काटना है और ईपीएफओ में सबमिट करना है। अब ये चेक करने के लिए ईपीएफओ के जो भी इंस्पेक्टर, असिस्टेंट कमिश्नर आएंगे, पर स्टार्टअप में नहीं आएंगे। स्टार्टअप कंपनी का मालिक सेल्फ सर्टिफिकेशन कर दे कि हाँ भाई मैंने अपने वर्कर्स का पैसा कट करके ईपीएफओ में डाला है, आई सर्टिफाई, तो बस खत्म, फिर वो इंस्पेक्टर चेक करने नहीं आएगा कि हुआ है कि नहीं। सेम फॉर ईएसआईसी एक्ट। चौथा, रिलैक्स्ड नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। सरकार जब खरीद करेगी तो आसान नियम रखी। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ये कहे कि हमें एक एजुकेशन ऐप बनाना है और उसके लिए हम टेंडर निकालते हैं कि प्राइवेट कंपनी हमारे लिए बनाए। अब उसमें वो ऐसा लिखे कि सपोज 20 ईयर एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड इन मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, तो अनअकैडमी के पास तो नहीं होगा, तो फिर तो सिर्फ इन्फोसिस का ही कॉन्ट्रैक्ट पास होगा, बाकी सब लोग का तो हो नहीं सकता। इसलिए गवर्नमेंट जब भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट करेगी, फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट पेइंग मनी टू डेवलप अ मोबाइल ऐप फॉर द स्कूल चिल्ड्रन, उसमें वो कहेंगे कि हाँ नॉर्मल कंपनी तो 20 ईयर एक्सपीरियंस, पर स्टार्टअप कंपनी तो 3 ईयर एक्सपीरियंस हो तो भी वो इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो रिलैक्स नॉर्म्स फॉर पब्लिक प्रोक्योरमेंट। रिलैक्स नॉर्म्स फॉर एग्जिट। एग्जिट या वाइंड अप क्या होता है, आपकी कंपनी ठीक नहीं चली, आपको बंद करनी है, तो उसके लिए भी आप जानते हैं आपको अलग अलग जगह से एनओसी लाने होंगे, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से कि मैंने अपने एम्प्लॉइज की सैलरी का टीडीएस काटा था वो सबमिट किया है, ईपीएफओ से कि मैंने सब लोगों का पैसा काटा वो सेटल है, तो उसमें भी हमने देखा था 2-2 साल लग जाते हैं एनओसी लेने में, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट फ्रॉम द पर्टिकुलर ऑफिसर्स। पर अगर स्टार्टअप कंपनी होगी तो उसको जल्दी से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट एनओसी दिए जाएंगे ताकि वो अपनी कंपनी बंद कर सके, तो ये सब फैसिलिटी होगी। फिर गवर्नमेंट ने कहा इन सब स्टार्टअप कंपनियों को हेल्प करने के लिए कॉमर्स मिनिस्ट्री में हम एक फंड ऑफ फंड बनाते हैं। फंड ऑफ फंड क्या है कि एक फंड ऑफ फंड बना जिसमें 100 करोड़ है, फिर यहाँ से कॉमर्स मिनिस्ट्री कैनरा बैंक के वेंचर कैपिटल फंड को मान लीजिए 10 करोड़ दे, और कैनरा बैंक का वेंचर कैपिटल फंड जो एनबीएफसी के रूप में रजिस्टर होगा सेबी के साथ, वो कहीं और से मार्केट में बॉन्ड इशू करके 90 करोड़ लाए, तो ये हो गया और 100 करोड़, उससे वो एक कंपनी में इन्वेस्ट करें। उसी तरह फंड ऑफ फंड में से दूसरा पंजाब नेशनल बैंक के वेंचर कैपिटल फंड में मान लीजिए 20 करोड़ दे दे, पीएनबी वाला खुद से कहीं से 50 करोड़ लेके शेयर बॉन्ड इशू करके, तो हो गए 70 करोड़, उससे और कंपनियों में स्टार्टअप कंपनी में इन्वेस्ट होगा। तो ऐसा फंड ऑफ फंड बनाया जाएगा टू हेल्प स्टार्टअप्स। इंडस्ट्री एकेडमी पार्टनरशिप, कॉलेज में सेमिनार करेंगे, लीगल टेक्निकल सपोर्ट। फॉर एग्जांपल आपने कुछ नया इनोवेशन किया, उसका पेटेंट निकालना है, तो पेटेंट की अर्जी लगेगी, उसका इंस्पेक्टर आएगा, तो वो सब में आपको वकील रखना पड़ेगा सब फॉर्म सही से बनने के लिए। सो गवर्नमेंट विल प्रोवाइड हेल्प इन दैट। पेटेंट एप्लीकेशन फी में माफी मिल जाएगी वगैरह, लोअर और जीरो एप्लीकेशन फी फॉर पेटेंट्स। पेटेंट क्या है आगे साइड में देखिए, मोबाइल ऐप पोर्टल वगैरह बनाएंगे। एंजल टैक्स इन पे लगता था, लेकिन फिर सरकार ने वो सब बोल दिया कि तुम डीपीआईटी नाम के डिपार्टमेंट में रजिस्टर करो तो हम तुमसे एंजल टैक्स नहीं मांगेंगे। वो मामला क्या था, पिलर 2 ब्लैक मनी में हमने समझ लिया। दूरदर्शन पर स्पेशल चैनल लॉन्च करेंगे जहां पर कैसे स्टार्टअप चलाएं, उसमें कैसे सब धंधा करना चाहिए, मार्केटिंग कैसे करते हैं, वो सब सिखाएंगे, और ये स्कीम 2025 तक चलेगी। सो दैट इज स्टैंड अप इंडिया स्कीम्स, माफी स्टार्टअप इंडिया स्कीम। फिर एक और पैरेलल थी स्टैंड अप इंडिया, जिसमें लोन उनको 10 लाख से कुछ करोड़ रुपए तक का मिले, वो हम पिलर 1 डी फाइनेंशियल इंक्लूजन में देख चुके हैं। व्हाट एल्स, सरकार कुछ पॉलिसी लेके, नेशनल पॉलिसी ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स, नेशनल पॉलिसी फॉर डिजिटल कम्युनिकेशन, नेशनल पॉलिसी ऑन सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट्स, ये सब आपके हैंडआउट में दिए, पढ़ लेना एक एक दो दो लाइन में, जो याद रहे तो बेस्ट है, नहीं याद रहे तो उसको बहुत दिमाग
परेशान होने की जरूरत नहीं। इन सब पॉलिसी में क्या होगा, आप सोचो क्या होगा, चिकनी चुपड़ी बातें होंगी। टैक्स में माफी देंगे, सब्सिडी देंगे, रिसर्च डेवलपमेंट, ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट, कंपटीशन अवार्ड सब दिए जाएंगे। और ये कौन कौन से सेक्टर के नाम लेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स और डिजिटल कम्युनिकेशन, तो ये पॉलिसी में कौन से कीवर्ड्स होंगे, 5G, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, रोबोटिक्स, ड्रोन, वर्चुअल रियलिटी, नैनो डिवाइस वगैरह। बस तो इसके आगे पीछे बातें होंगी। एक कंसेप्ट समझना है, इन पॉलिसी में यूज होता है वर्ड सॉवरेन पेटेंट फंड। ये क्या है? सैमसंग कंपनी ने फोल्डेबल डिस्प्ले ऐसा जो मोड़ सकते हैं, ऐसा उसने सब पेटेंट किया है। मतलब सिर्फ वो लोग ही ये बना सकते हैं। बाकी कंपनियों को ये बनाना है तो सैमसंग की परमिशन ले या सैमसंग को पैसा दे। सो सैमसंग हैज दिस पेटेंट। अब मान लीजिए कि हमें आप ऐसा सब परमिशन दे दो, तो सैमसंग का सीईओ एक तो फोन नहीं उठाएगा, उसका मेल चेक नहीं करेगा, क्योंकि उसको तो समझो करोड़ों के डील करने। अगर टीम कुक उसको भेजे कि भाई मुझे भी दे दो, मैं तुम्हें $1 बिलियन देता हूं, देन ही विल थिंक अबाउट इट। वो तो ये सब दूध पीते बच्चों के पास लाख रुपए तो होंगे नहीं, तो मैं इनको क्यों एंटरटेन करूं। सो दिस स्टार्टअप विल नॉट बी एबल टू गेट एनी हेल्प फ्रॉम सच मल्टीनेशनल कंपनीज। इसलिए गवर्नमेंट टैक्स पेयर के पैसों से जाएगी सैमसंग के पास कि देखो ये पकड़ो तुम $1 बिलियन, और आपकी ये जो फोल्डेबल स्क्रीन वाली टेक्नोलॉजी है उसके पेटेंट आप हमको भी दे दो। मतलब तुम्हें परमिशन है और हम भी जिसको अलाउ करें वो लोग भी बना सकते हैं। तो ऐसा गवर्नमेंट सैमसंग को पैसा देके उसकी फोल्डेबल मोबाइल स्क्रीन टेक्नोलॉजी की पेटेंट राइट्स खरीद लेगी, अपनी तिजोरी में रखेगी। तो उसे हम कहेंगे सॉवरेन पेटेंट फंड में सब है। और फिर इंडिया के जो स्टार्टअप है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज है, वो लोग इधर अप्लाई करेगी, हमें भी फोल्डेबल स्क्रीन टेक्नोलॉजी दे दो, और भारत सरकार उसको नौ एक कंपनी से हजार हजार रुपए लेंगे बोल के उनको ये सब टेक्नोलॉजी दिया जाएगा। सो दैट इज सॉवरेन पेटेंट फंड। फिर इन सब लोगों ने डिसाइड किया कि भाई इतने पोर्टल बनाने कि ये लोग बर्बाद हो जाने चाहिए। यूपीएससी एस्पायर, टाइड, समृद्ध, जीनेसिस, स्पेक, मार्ग, सीजीएसएस से लेके बहुत कुछ। तो इन सब में क्या है भाई, ये सब स्टार्टअप वालों की मदद इलेक्ट्रॉनिक्स में। याद रहे उतना ठीक है, एक हजार नींद भी खोने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप समझो एक साल में ऐसे पोर्टल और मोबाइल ऐप के कितने सवाल। इफ देयर आर 100 क्वेश्चंस इन जीएस पेपर, प्रीलिम पेपर 1, एक आध सवाल होता है पोर्टल का, एक आध सवाल होता है गवर्नमेंट रिपोर्ट का। तो एक से ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा उसमें लेफ्ट करने का कितना फायदा है वो भी आप देखिए। चल आपको आई हैव गिवन कि मैंने तो फील लिया ना, तो मेरी तो जिम्मेदारी है, देना पड़ता है, आपको भटकना नहीं पड़ेगा, खुद से 25 जगह से रिसर्च करके मैं खुद की नोट बनाऊं। दैट इज नॉट रिक्वायर्ड। ऑल यू हैव टू डू इज मेमोराइज, इफ हाउ मच इज पॉसिबल यू मेमोराइज। बियॉन्ड जाके अभी मैं 4 पोर्टल और सर्च करने वो मत करो, ये नोट आखिर है आपका, लास्ट आप उसको देख। फिर तुम्हें बात कर रहा था स्टार्टअप की, स्टार्टअप का मीनिंग समझा, स्टार्टअप की स्कीम पॉलिसी हमने देखी, एक ओवरव्यू दिया, फिर छोटी-छोटी उसमें बातें होंगी, हैंडआउट में देखना। स्टार्टअप का क्रिटिसिज्म क्या है, वो मीन्स का मुद्दा है, कि क्या लिमिटेशन है, क्या खामियां, क्या होना चाहिए। दैट इज फॉर मीन्स, वो हम लोग समझो दिसंबर लास्ट वीक में देखेंगे, अलग कोर्स उसका चलता है। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, पर उससे पहले एक कंसेप्ट है सिक इंडस्ट्रीज, बीमार कंपनियां। तो सिक इंडस्ट्री मतलब क्या, बीमार है। बीमार क्या, इसके चेहरे से आपको क्या लगता है कि जिसके लॉसेस बहुत ज्यादा हो गए हो कंपेयर टू इट्स नेटवर्थ। नेटवर्थ क्या होता है, टर्नओवर क्या, लॉसेस क्या, ये सब हम लोग पिलर 1 सी में देख चुके हैं। एसेट लायबिलिटी में से पता चलता है नेटवर्थ कितना है। पिलर 1 सी देख के आओ पहले, शेयर मार्केट वाला। कुल मिला के बात है भाई, इसके मार्केट क्यों चल रहे हैं। इंटरनल फैक्टर हो सकते हैं, मिस मैनेजमेंट है, वर्कर काम नहीं करते, स्ट्राइक पे चले जाते हैं, हड़ताल करते हैं। एक्सटर्नल फैक्टर हो सकते हैं, रॉ मटेरियल महंगा हो गया है, प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, कॉम्पिटिटर्स के प्रोडक्ट अच्छे। फॉर एग्जांपल ये भाई अनिल अंबानी ने जो मोबाइल निकाली थी उसकी टेक्नोलॉजी थी सीडीएमए, जो उस वक्त बहुत चलती थी, पर उसके बाद ये 3G 4G 5G आया, तो ये अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया, और फिर ये सब रिडंडेंट हो गया, और जियो कंपनी बाकी सब लोग सब कस्टमर लेके गए। सो एज अ रिजल्ट हिज कंपनी हैज बिकम सिक। उसके लॉसेस इतने ज्यादा हैं कि वो कवर ही नहीं कर पाए, सारी उसकी एसेट बेच दो या कुछ कर लो, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। बीमार हो गया, होपलेस केस। तो प्रश्न है ऐसी सिक इंडस्ट्री को क्या किया जाए, मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए। उसके लिए कानून बना था सिक इंडस्ट्रियल कंपनीज एक्ट, यानी सिका एक्ट 85 में। इसमें ऐसी बात है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के नीचे एक स्टैट्यूटरी बॉडी बनाई, बोर्ड फॉर इंडस्ट्रियल एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, एफआईबीआर। तो अगर अनिल अंबानी को लगे मेरी कंपनी बीमार हो गई, वो इधर अप्लाई करेगा कि मेरा ट्रीटमेंट करो, दवाई दो मुझे। तो ये बीएफआईआर नाम के डॉक्टर के पास दो ऑप्शन थे। ऑप्शन ए कि बीआईएफआर टैक्स पेयर के पैसों से अनिल अंबानी को ग्लूकोज का बोतल चढ़ा दे, ये लो पैसा और तुम कंपनी को रिवाइव करो। या ऑप्शन बी कि बीआईएफआर कहे कि भाई तुम्हारा कैंसर स्टेज 4 है, अब तुम भगवान का नाम लो, कुछ नहीं हो सकता, सिक इंडस्ट्री शट डाउन, इसको बंद कर दो, और तुम्हारे पास जितना ये सब फैक्ट्री थी ये सब हम बेच देंगे, जो पैसा उसमें से तुम्हारे सब लोन और स्टाफ की सैलरी कवर करेंगे, और 2-5 रुपए बचे तुमको देंगे, अदरवाइज विल शट इट डाउन। नाउ आइडियली व्हाट शुड हैपन, आई एम नॉट टॉकिंग इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन एथिक्स, आई एम टॉकिंग फ्रॉम इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स ये कहता है कि जो भी सिक इंडस्ट्री है, तो उसको फिर ग्लूकोज की बोतल चढ़ाना या उसको आईसीयू वार्ड में रख के जिंदा रखना जबरदस्ती इज नॉट आइडियल। उसकी जितनी अंदर एसेट्स हैं, जमीन है, फैक्ट्री है, लेबरर्स हैं, उन सबको आपने डिस्पोज कर देना चाहिए, दूसरी इंडस्ट्री में बेच देना चाहिए जो ज्यादा एफिशिएंट है। तो अनिल अंबानी नहीं ठीक करा, उसका सारा स्टाफ और जितनी मशीनरी मुकेश अंबानी को मिल जाना चाहिए। दैट इज प्योर इकोनॉमिक्स, हम एथिक्स की नहीं बात करें यहाँ पर। तो आइडियली दैट शुड हैपन कि कंपनी शुड बी शट डाउन, और उसकी जो भी कैपिटल एसेट लेबर सब दूसरे लोगों को मिल जाना चाहिए। लेकिन एक तकलीफ थी, जब भी ऑप्शन बी पे अमल करने जाएगी बीआईएफआर, तो वर्कर्स हंगामा करें, ट्रेड यूनियन, मजदूर संघ, वो लोग आ जाएंगे, देखो हमारी जॉब चली जाएगी, अगर आपने ये एयरलाइन बंद कर दी स्पाइस जेट या इंडिगो, तो हम सब पायलट और एयर होस्टेस कहाँ जाएंगे। सो देयर विल बी ऑटोमेटिकली प्रेशर, तो प्रेशर बढ़ेगा, इसलिए बीआईएफआर ऑप्शन ए में जाएगी कि हाँ तो फिर हम टैक्स पेयर के पैसों से उसको कुछ पैसा देते हैं, विल ट्राई टू रिवाइव द सिक इंडस्ट्री विद न्यू फंड्स, ज्यादा फंड देके बीमार कंपनी को आईसीयू में, पर वो वेंटिलेटर पे आप जानते हो रिवाइवल के चांस कम रहते हैं। सो दिस थिंग वाज नॉट हेल्पिंग एनीवन, बीमार कंपनी को ऐसे ही धक्का मार मार के टैक्स पेयर का पैसा दे के चलाते, अदरवाइज आइडियली कंपनी शुड लिक्विडेट और उसका लेबर कैपिटल हेल्थ इंडस्ट्री में जाना चाहिए। पर बीआईएफआर की डिसीजन मेकिंग स्लो थी, और उसमें ये सब वोट बैंक और सब ट्रेड यूनियन। तो इकोनॉमिक सर्वे ने बोला ये ऐसा चक्रव्यूह है कि जहां पर अभिमन्यु जाता है, आप जानते हैं महाभारत में अभिमन्यु चक्रव्यूह में 2 बात होनी चाहिए, या तो मर जाए नहीं तो जीत जाए। ये ऐसा है कि ना तो मरता है, नहीं बाहर निकलता है, नहीं जीतता है, ऐसा ये चक्रव्यूह बन गया था। देन की मोदी गवर्नमेंट 2016 में बोला इसका कोई ये कानूनी हटा दो, तो सीका एक्ट इज रिपील्ड, ये बोर्ड ऑफ इंडस्ट्रियल जो बीएफआई था उसको भी बंद कर दिया। अब कोई सिक इंडस्ट्री है तो कौन मालिक है, तो भाई उसका मालिक है आईबीसी कोड, वहां पर जाके वो रेजोल्यूशन होगा, वो क्या होता है हमने पिलर 1B2 में देखा। और अगर वो सब दूसरे टाइप के होपलेस केस है, बिल्कुल डिफॉल्टर वगैरह, तो सरकार इसी एक्ट में उसकी नीलामी होगी। सो नाउ देयर इज नो सच रिवाइवल ऑफ सिक इंडस्ट्री यूजिंग टैक्स पेयर्स मनी, सरकार अपना पैसा नहीं डालेगी, वो आईबीसी कोड में प्राइवेट इन्वेस्टर कुछ करे तो अलग बात है। स्टार्टअप्स की हम बात करें, हमने देखा अगर इंडिया में आप अपनी स्टार्टअप बनाए, तो पहले 10 साल के अंदर 3 साल तक तो टैक्स माफ है, लेकिन बाद में तो टैक्स भरना पड़ेगा। तो बहुत सारी ये जो कंपनी मतलब लेवल ऑफ टैक्स इज हाई, कंप्लायंस बर्डन इज हाई, तो ये लोग क्या करते हैं, कंपनी भले भारत की हो, पर ऐसा दिखा कि नहीं हमारी जो कंपनी हो तो यूएस या सिंगापुर या मॉरिशस कहीं पर रजिस्टर है, और यहाँ छोटा सा ऑफिस करके हम तो छोटा सा बिजनेस कर रहे हैं, और फिर डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट के चलते हम तो यहाँ कोई टैक्स नहीं भरेंगे आपका, और उधर सिंगापुर मॉरिशस में आप जानते हैं 2-3% टैक्स ऑन प्रॉफिट चलता है। तो वो कैसे काम करता है वो हम समझ चुके, पिलर 2B ब्लैक मनी याद करो, वोडाफोन ने कैसे कैपिटल गेन्स टैक्स नहीं भरा, ये बोल के कि एसेट तो सब वहां पर थी, केमन आइलैंड की इधर कुछ है नहीं, डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट और राउंड ट्रिपिंग में मॉरिशस वगैरह में क्या 2 नंबर के काम होते थे हम देख चुके। तो ऐसा सब होता था। तो अगर कोई इंडियन कंपनी
ऐसा करे कि वो पलट जाए कि देखो मैं इंडियन नहीं हूँ, मेरा तो पेरेंट तो सिंगापुर में बैठा है, मैं तो फिरंगी हूँ, तो इसे हम कहते हैं फ्लिपिंग प्रॉब्लम, पलट जाना, कि वो सीधा इंडियन ओनर है ऐसा नहीं कि ये तो फॉरेन ओनर है मेरे, और उनके ऊपर उनके बाप तो जो है वो तो इंडियन ओनर ही है, बिकॉज दैट इज द गेम। सो इट इज कॉल्ड फ्लिपिंग। फ्लिपिंग क्यों किया जाता है, व्हाई डू दे चेंज और प्रिटेंड टू चेंज द ओनरशिप ऑफ द कंपनी, ताकि टैक्स नहीं भरने पड़े। तो इकोनॉमिक्स करने पाए कि देखो ये जो फ्लिपिंग हो रहा है इससे हमारा नुकसान है, वी हैव टू कॉम्बैट इट, या ऐसा करे कि इन्होंने फ्लिप किया तो हमने उसको रिवर्स करवाना होगा, ये कहने मेरे तो पेरेंट्स फॉरेन में रहते हैं, उसको कबूल कर, तुम्हारे पेरेंट्स इधर ही रहते हैं, सो वी हैव टू कॉम्बैट दिस मिसयूज ऑफ डबल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट। उसके लिए मॉरिशस सिंगापुर ऑफकोर्स पहले से सख्त कर ही दिया मोदी सरकार ने, उसको और सख्त करे ताकि उसको वो रहे नहीं, वो वापस इंडिया में आ जाए। दूसरा टैक्स भी कम करने चाहिए ताकि अपने आप उसको टैक्स बचाने के लिए बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़े, कानून आसान किया जाए, बाहर से फंडिंग लाना आसान किया जाए, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी वगैरह में रिलैक्सेशन दिया जाए, और भी स्टार्टअप की मदद की जाए ताकि ये जो फ्लिपिंग करते हैं वो सब उसको जरूरत नहीं पड़े। सो दैट इज स्टार्टअप एंड सम चैलेंजेस। नेक्स्ट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, वो भी समझते हैं, बट विद द प्रेस में लेट अस टेक अ ब्रेक फॉर 5 मिनट्स, देन वी मूव फॉरवर्ड। 3 more minutes। Two more minutes। राइट फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले टेल मी द वोटिंग लाइन, कैन यू सी मी, हियर मी, देख सकते हैं, सुन सकते हैं। शत्रुघ्न, प्रतीक, आशुतोष, विराट, नवनीत, सिमरन, अमित, आशुतोष, अंकिता, नंदन, दान, श्रीजस, वी मूव फॉरवर्ड। कुछ लोग पूछते हैं कि ये वाले टीचर मतलब ये सब्जेक्ट के टीचर के सब नाम सजेस्ट करो। अब ये करो, मैंने जो भी एफएक्यू फाइल लास्ट अपलोड की उसके अंदर शुरुआत के 5 पन्ने वही सब लिस्ट दिया है कि जीएस के कितने टीचर्स हैं, ऑप्शनल के कितने टीचर्स हैं, कौन से मीडियम है, कौन अभी हैं, कौन पहले थे, और रिकॉर्डेड सेशन अवेलेबल है, उनकी प्रोफाइल लिंक है। सो गो थ्रू दैट, जो जो टीचर्स हैं आपको सब लिस्ट मिल जाएगी। डाउनलोड द एफएक्यू फाइल जो मैंने वेडनेसडे रात को अपलोड की थी। हाँ, तो हम देख रहे थे एलपीजी रिफॉर्म्स खत्म, मेक इन इंडिया, असेंबल इंडिया खत्म, स्टार्टअप्स खत्म, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट समझ। बौद्धिक संपदा क्या है? फॉर एग्जांपल ट्रेड सीक्रेट की केएफसी बर्गर के अंदर कौन सा मसाला होता है, कोका कोला में कौन सा मसाला है, ट्रेडमार्क जैसे वो नाइकी का ऐसा शूज या करे क्वालिटी, इंटीग्रेटेड सर्किट, इंडस्ट्रियल डिजाइन, पेटेंट्स जो आगे समझेंगे, कॉपीराइट, म्यूजिक, सॉफ्टवेयर वगैरह के हो, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन जैसे नागपुर के और तो वहीं के लोग उसे बोल सकते हैं। अगर कोई केरला में संतरे उगाए स्टिकर में नागपुर के हैं तो फिर उसको सजाओगे। सो दीज आर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। इसका ग्लोबल अग्रीमेंट है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का, ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स एंड ट्रिप्स। हालांकि डब्ल्यूटीओ इसका रोज का काम नहीं देखता, उसके लिए अलग ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है डब्ल्यूआईपीओ, वीपो, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन। वीपो फेमस है अपने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स के लिए, उसमें इंडिया का रैंक जो भी मेरे ख्याल से 40 आता हो, पहले 3 रैंक पे कौन हो गया, अमेरिका, स्वीडन, स्विट्जरलैंड वगैरह कुछ होंगे, हैंडआउट में देख लेना। सेकंड, दे आर फेमस फॉर माराकेश ट्रीटी। वीपो इज फेमस फॉर माराकेश ट्रीटी। माराकेश किधर है? मोरक्को में है। मोरक्को के ऊपर ये पोर्टुगल और स्पेन है, इधर मेरे ख्याल से जिब्राल्टर की स्टेट या समुद्र दुनिया है, सब देख लेना ज्योग्राफी में। एनीवे, सो दिस मोरक्को की माराकेश ट्रीटी क्या बोलती है कि जो भी बुक्स हैं वो विजुअली हैंडिकैप पर्सन उसको पढ़ सके, उसकी सुविधा होनी चाहिए। दो तरीके से हो सकता है, ये तो प्रिंट में निकालना है तो ब्रेल लिपि में छापना पड़े, और नहीं तो डिजिटल है तो उसके ऑडियो बुक होनी चाहिए। अब ऑडियो बुक आपके यहाँ तो वो तो आजकल अपने आप हो जाता है इंग्लिश हिंदी, बट बाकी भी जो वर्नाक्युलर लैंग्वेज है उसमें भी तो, बट ऐसी अपने पास टेक्नोलॉजी नहीं है, तो आपको आदमियों को रखना पड़े, उनको पैसा वो बोल बोल के रिकॉर्ड करे। तो ये सब कौन करेगा? क्या गवर्नमेंट करे? क्या वो पब्लिशर करे? पब्लिशर करे मैं क्यों करूँ, ये तो हार्डली 10 कॉपी बिकने वाली है, मेरे ऑडियो बुक बनाऊंगा, मेरा खर्चा रिकवर नहीं होगा। तो ये सब के लिए गवर्नमेंट ने एफर्ट डालने होंगे, सब्सिडी देनी होगी पब्लिशर को ये सब काम करने। फॉर दैट पर्पस माराकेश ट्रीटी वाज मेड, हाउ टू इंक्रीज द एक्सेसिबिलिटी ऑफ कॉपीराइटेड बुक्स टू विजुअली हैंडिकैप पर्सन्स। भारत ने भी उसको इंप्लीमेंट किया है। सोशल जस्टिस मिनिस्ट्री ने, उसके नीचे दिव्यांगजन डिपार्टमेंट है, उसने एक ई लाइब्रेरी बनाई है जहां पर ऐसे सारे बुक्स आप ऑडियो बुक के रूप में वो लोग सुन सके, ऐसी सुविधा है। खैर, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के लिए अलग अलग समय पे अलग अलग कानून बने हैं।
सिनेमेटोग्राफ एक्ट, जिसके अंतर्गत ये फिल्मों को कॉपीराइट मिले। फिल्मों में पायरेसी होती है और उसके एक सोर्स होता है कैम कॉर्डिंग, मतलब थिएटर में आप कैमरा लेके जाओ और पूरी फिल्म रिकॉर्ड करके ऑनलाइन चढ़ा दो। तो ऐसा करोगे तो सजा होगी, उसे आप क्या कहोगे? एंटी कैम कॉर्डिंग प्रोविजंस। तो ये सब हो रहा है, वो कौन से कानून में? सिनेमेटोग्राफ एक्ट में। फिर एक कॉपीराइट एक्ट। कॉपीराइट का काम पहले, कॉपीराइट में क्या आएगा? बुक्स, म्यूजिक वगैरह। वो ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या जो बाद में उसे बोला गया एजुकेशन मिनिस्ट्री, काम देखती थी। लेकिन फिर सरकार ने शिफ्ट कर दिया कि अब से कॉमर्स मिनिस्ट्री ही सभी प्रकार के इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स देखे, इंक्लूडिंग कॉपीराइट। तो भले वो बुक्स और एजुकेशन का मामला है, कॉपीराइट का काम देखेगी कॉमर्स मिनिस्ट्री। पेटेंट वो क्या है अभी आगे हम समझते हैं। ट्रेडमार्क, जैसे वो नाइकी का ऐसा लोगो है, डिजाइन वगैरह जो प्रोडक्ट्स की हो, इन सबको भी रेगुलेट करने के कानून है और उसको इंप्लीमेंट करता है कॉमर्स मिनिस्ट्री और उसके नीचे उनका कंट्रोलर जनरल है। ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, दार्जिलिंग की चाय याद करो, दार्जिलिंग टी। तो केरला में बना तो फिर दार्जिलिंग का स्टिकर नहीं चिपका सकते, सजाओगे। तो उसका भी कानून है, कॉमर्स मिनिस्ट्री इंप्लीमेंट करती है। सेमीकंडक्टर और ये सब माइक्रो प्रोसेसर चिप्स, तो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी उसका कानून इंप्लीमेंट करती है। प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट, वो जैसे याद करो पेप्सी की FC5 पोटैटो वैरायटी, तो उसका रजिस्ट्रेशन कहाँ होगा? पेटेंट में तो हो नहीं सकता, पेटेंट एक्ट में तो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एक्ट में होगा, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री काम देखिए। देन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, उसमें भी कुछ ऐसी ट्रेडिशनल नॉलेज और अलग अलग जीएम क्रॉप वगैरह कुछ काम चलता हो, तो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के कुछ मसले बनते हैं। वो क्या है असल में, वो आप एनवायरमेंट के कोर्सेज और नोट्स में देखना। अब आगे का मुद्दा है कि किन चीजों के आविष्कार का पेटेंट नहीं मिल सकता, व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड अंडर पेटेंट्स एक्ट। डिस्कवरी का पेटेंट नहीं हो सकता। डिस्कवरी मतलब क्या? जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है और आपने बस उसको ढूंढ लिया। न्यूटन ने देखा कि एप्पल गिरा तो मतलब ग्रेविटी डिस्कवर हुई, तो क्या न्यूटन ग्रेविटी का पेटेंट कर सकता है कि तुम जितनी बार गिरोगे 10 रुपए मुझे देना रॉयल्टी के, क्योंकि मैंने पेटेंट निकाला ग्रेविटी का? नॉट पॉसिबल। तो डिस्कवरी के पेटेंट नहीं हो सकते। इन्वेंशन का हो सकता है। इन्वेंशन मतलब आविष्कार, व्हेन यू क्रिएट समथिंग न्यू। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने टेलीफोन इन्वेंट किया, तो वो बोल सकता है इसका पेटेंट है, मतलब अब से कोई भी टेलीफोन बनाएगा तुम्हें मुझे 100 रुपए देने क्योंकि मैंने इसे इन्वेंट किया। दैट कैन बी अलाउड। सो व्हाट कैन नॉट बी पेटेंटेड, तो जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है अकरिंग इन नेचर, जैसे ग्रेविटी वगैरह, उसका पेटेंट नहीं हो सकता। कोई एब्स्ट्रैक्ट थियरी हो, जैसे जो E = MC², तो उसका पेटेंट नहीं हो सकता। फ्रीवलेस इन्वेंशंस, फर्जी मामूली छिछोरे, जैसे बैग तो हड़प्पा संस्कृति में भी हो गया, आपके स्कूल बैग है, लैपटॉप बैग है, मैंने इन्वेंट किया, मेरा ये मोनोपोली, इसके प्रोडक्शन पे नॉट अलाउड। कोई चीज जो पब्लिक को नुकसान करे। पत्थर फेंकने की मशीन का मैं इन्वेंशन करूं तो उसकी पेटेंट नहीं हो सकती। स्टोन पेल्टिंग मशीन कैन नॉट बी, मतलब कैन नॉट बी पेटेंटेड। एटॉमिक एनर्जी नॉट अलाउड। प्लांट सीड वैरायटी नॉट अलाउड। हालांकि उसको रजिस्टर करने का अलग कानून है, जैसे FC5 पोटैटो वैरायटी, तो याद करो प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वैरायटी एंड फार्मर राइट एक्ट, वहां पर उसका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, बट पेटेंट एक्ट में उसका पेटेंट नॉट अलाउड। उसी तरह एनिमल ब्रीडिंग, मेडिकल ट्रीटमेंट, ये सब जो बाईपास सर्जरी, तो उसका कोई पेटेंट नहीं हो सकता। मियर डिस्कवरी ऑफ न्यू फॉर्म ऑफ सर्जन, जिससे कोई नया काम ना हो रहा हो। रीअरेंजमेंट ऑफ नोन डिवाइसेस, कि ये जो माइक्रोस्कोप है इसके ऐसे नहीं, ये ऐसा ऊपर हो जाए, ऐसा मैं करता हूं, या दो नहीं सिर्फ सिंगल उसमें लगा हो, ऐसा मैं करता हूं, फोकल लेंस नॉट अलाउड। मियर एग्रीगेशन ऑफ प्रॉपर्टी, कि लेमन शुगर और वाटर ऐड किया जूस बना तो इसका पेटेंट मेरा हो गया, कोई और बना नहीं सकता, नॉट अलाउड। मैथमेटिकल फार्मूला, पाइथागोरस थ्योरम, धोनी का हेलीकॉप्टर शॉट, ये सब चीजों का कोई पेटेंट नहीं हो सकता। कंप्यूटर प्रोग्राम वगैरह का नहीं, हालांकि उसका कॉपीराइट हो सकता है, उसका लेकिन अलग कानून है। यहाँ हम बात कर रहे हैं कि पेटेंट किसका नहीं हो सकता। उसी तरह ड्रामा, म्यूजिक, आर्टिस्टिक वर्क, सिनेमा, टीवी, उन सबका कॉपीराइट हो सकता है, पर पेटेंट नहीं हो सकता। देन ट्रेडिशनल नॉलेज, जैसे आयुर्वेद, हल्दी लगाओ और आपका इन्फ्लेशन सूजन कम हो जाए, तो वो सबका पेटेंट नहीं हो सकता। मित्रों, आप पिलर 1 से याद करो कि आजकल यूपीएससी को खुजली मची है बीकॉम और एमबीए टाइप का पूछने की। तो कॉपीराइट तो उसके भी सब टाइप होते हैं, लिटरेचर का, आर्टिस्ट का, ड्रामा का, तो वो सब मैंने लिखा है, वो आप देख लेना हैंडआउट में। ट्रेडमार्क, जैसे वो नाइकी का ऐसा आइकॉन है, पर उसके भी 3-4 प्रकार है। कन्वेंशनल ट्रेडमार्क, जैसे नाइकी का लोगो है। देन नॉन कन्वेंशनल, जैसे साउंड मार्क, आप एप्पल का जब लैपटॉप खोलते हैं तो एक अलग जात का म्यूजिक बजता है, तो वो उसका अपना ट्रेडमार्क हुआ। देन डायनामिक मार्क्स, अमूल की वेबसाइट जो एडवर्टाइजमेंट आती है अटली बटली, वो अलग अलग कंटेक्स्ट पे, गूगल है उसके कपड़े अलग होते हैं, कार्टून अलग होता है, तो वो सब अमूल का ट्रेडमार्क है, क्योंकि वो डायनामिकली चेंज होता है। उसी तरह गूगल डूडल, अब गूगल सर्च बॉक्स में सर्च करो तो एक कॉर्नर में कोई ना कोई कार्टून है जो कोई फेमस पर्सन हो या डिस्कवरी हो, तो वो सब उनका है, वो उनकी अलग ट्रेडमार्क है वगैरह। सो दे आर नॉन कन्वेंशनल, गैर पारंपरिक। कन्वेंशनल तो होता है फोटो और ऐसा लोगो, पर ये अलग जाता है, फिर भी वो ट्रेडमार्क है। थर्ड, स्मेल एंड टेस्ट ट्रेडमार्क, टाइड या एरियल डिटर्जेंट की जो यूनिक खुशबू है वो उनका ट्रेडमार्क है, पर इंडिया में वो अलाउड नहीं है। इंडियन लॉज डू नॉट रिकॉग्नाइज सच स्मेल एंड टेस्ट रिलेटेड ट्रेडमार्क, पर हो सकता है यूरोप अमेरिका में उसका भी ट्रेडमार्क होता। फिर एक बात आती है बायोपायरेसी ऑफ द ट्रेडिशनल नॉलेज। फॉर एग्जांपल, अपने सब आयुर्वेदिक ग्रंथ में लिखा हो कि नीम और टर्मरिक की मेडिसिनल प्रॉपर्टी है, एंटीसेप्टिक है, जो भी, पर ये जो मल्टीनेशनल कंपनी वो क्या करेंगे, इसमें से जो भी उसका ऐसा स्पेसिफिक कंपाउंड होगा, करक्यूमिन या नीम का जो भी, उसमें से वो अपने प्रोडक्ट्स बनाएंगे, मॉस्किटो कॉइल, एंटीसेप्टिक क्रीम, और फिर कहीं हमारा पेटेंट है, कोई और बना नहीं सकता, यूज नहीं कर सकता। अब ये विको वज्रदंती वाला नीम की टूथपेस्ट बनाएगा तो उसने मेरी फाइजर कंपनी को रॉयल्टी फी देनी होगी, मेरा पेटेंट है। तो ये सब क्या, वो बायोपायरेसी, ये तो अपना ही नॉलेज है और ये लोग मिसयूज कर रहे हैं, और फिर जाके वो अमेरिका में उसकी पेटेंट निकलवा देते हैं कि तो हमने इन्वेंट किया कि नीम एंटीसेप्टिक है। अब ऐसे केस में हाउ टू फाइट दिस, तो बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट ने अपने लॉयर्स को भेजना पड़े अमेरिका और लड़ना पड़े कि देखो ये हमारे प्राचीन ग्रंथों में लिखा था। सो देन हाउ विल यू प्रूव इट, आपका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए, कोई डेटाबेस होना चाहिए। तो इसके लिए भारत सरकार ने बनाई एक डिजिटल लाइब्रेरी जिसका नाम है TKDL, ट्रेडल लाइब्रेरी। तो समझो इसके अंदर जो भी आयुर्वेदिक टेक्स्ट होगी उसके डॉक्यूमेंटेशन होंगे, आदिवासी समाज के अपने जो मेडिसिनल प्रैक्टिसेस होंगी उसका सब डॉक्यूमेंटेशन वीडियो वगैरह होगा, ताकि जब भी अपना लॉयर अमेरिका में जाए तो वो सीधा लैपटॉप खोल के दिखा दे कि देखो ये वेबसाइट में ये वाला पेज खोल के देख लो, ये सब हमारा नॉलेज है, ये बायोपायरेसी हुई। तो इसे कहते हैं TKDL, दैट इज ट्रेडिशनल नॉलेज डिजिटल लाइब्रेरी। पेटेंट में कुछ और भी 3-4 कंसेप्ट है, एवरग्रीनिंग एंड पेटेंट पुलिंग वगैरह, वो क्या समझते हैं। बेयर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने नया मेडिसिन इन्वेंट किया ब्लड कैंसर के लिए, पर उसकी महंगी इतनी थी कि 120 टैबलेट्स के 2.5 लाख रुपए आए। दैट मच एक्सपेंसिव मेडिसिन। बेयर अपनी बात क्या करता है कि हमने इन्वेंट किया, हमारा पेटेंट है, हम ही प्रोड्यूस करेंगे एंड वी विल चार्ज दिस फीस। तो भारत का गरीब आदमी कोई ब्लड कैंसर की मेडिसिन ले नहीं सकता, तो अब क्या करना चाहिए? ऐसे केस में अगर गवर्नमेंट को लगे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए, जनहित के लिए इसको सस्ता करवाना है, तो वो करवा सकते हैं। वो कैसे? कि देखो बेयर के पास प्रोडक्शन की सब पेटेंट थी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऑर्डर पास किया कि देखो हम अब कंपलसरी लाइसेंस देते हैं नाटको कंपनी को, जो कि हैदराबाद में है, कि तुम अब इसको बनाओ, तुम्हें भी छूट है। और इसका जेनेरिक वर्जन, मतलब बेयर ने बनाया वो पेटेंटेड वर्जन है, तो नाटको उसका दूसरा ओपन सोर्स टाइप का वर्जन बना के तुम बेचो। और गवर्नमेंट ने प्राइस फिक्स किया कि यहाँ पर 120 टैबलेट का प्राइस होगा 8,880। स्वाभाविक बियर का शेयर स्माइल हो जाएगा कि भाई मैंने रिसर्च किया था, मेरा प्रोडक्ट है। एक तो आप जबरदस्ती किसी और को राइट दे रहे हो इसका प्रोडक्शन करने का, सस्ते में बिकवा रहे हो। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने तुम्हारा भी नुकसान नहीं हो, जो भी ये सस्ता बेचेगा सपोज 8,000 रुपये में, उसकी 6% रॉयल्टी नाटको कंपनी बियर कंपनी को देगी, ताकि इसको भी कुछ तो पैसा मिले, इसका टोटल लॉस नहीं हो जाए। तो ये जो पूरी सिस्टम बनी, इसे हम क्या कहते हैं? कंपलसरी लाइसेंस। इसको आप अल्कोहल लाइसेंस, नरसिम्हा राव LPG फॉर्म के साथ ना जोड़िए, अलग मामला है।
बेसिकली पेटेंट आपको मोनोपोली देता है, एक अधिकार कि मैं ही बना सकता हूँ, किसी और को लाइसेंस नहीं है इन अदर वर्ड्स। बट यहाँ गवर्नमेंट कंपल्सरी कोई और कंपनी को लाइसेंस दे सकता है, तुम बनाओ, सस्ते में बनाओ, क्योंकि पब्लिक के लिए जरूरी है। तो अब कुछ लोग झंडा उठाएंगे कि भाई नाटको को कैसे पता चलेगा कि इसकी क्या फॉर्मूला थी, एच थी या CH2 थी। तो भाई जब पेटेंट रजिस्टर हुआ तो सब लिखा होगा ना कि ये फॉर्मूला ऐसे ऐसे बनाना है, तो सरकार के पास डॉक्यूमेंट होंगे और वो तो ऑर्डर एनफोर्स कर सकती है कि आपको हमें शेयर करना होगा हाउ टू मेक दिस मेडिसिन, और हम दूसरी कंपनी को शेयर करेंगे। असल जिंदगी में काम करते हैं कैसे, दैट इज नॉट इम्पोर्टेंट। तो यानी पेटेंट में कंपल्सरी लाइसेंस कब है, इफ पब्लिक इंटरेस्ट इन्वॉल्व, तो गवर्नमेंट जबरदस्ती कोई भी पेटेंटेड प्रोडक्ट का ऐसा मैन्युफैक्चरिंग करवा सकती है। विदर बेयर कंपनी को पूछने नहीं गया कि नाराज फूका जी आपको अच्छा लगेगा कि नहीं, नो कर दिया। क्या ये WTO के ट्रिप्स एग्रीमेंट को वायलेट नहीं करता, जवाब है नहीं। ट्रिप्स एग्रीमेंट में भी अलाउ है कि ऐसे पब्लिक वेलफेयर के लिए किया जा सकता है। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ऐसा ये ब्लड कैंसर की दवाई पे किया था, स्वाभाविक है अमेरिका यूरोप को मजा नहीं आएगा, क्योंकि उनकी मल्टीनेशनल कंपनी, ये जो भी फाइजर, बेयर, नोवार्टिस, उनके अमेरिकन और यूरोपियन पॉलिटिशियंस को चुनाव फंडिंग में, इलेक्शन फंडिंग में ढेर सारे पैसे देते हैं। तो स्वाभाविक है तुम इसको विरोध करो, तो वो विरोध करते हैं। इसके साथ जुड़े और भी मुद्दे हैं, NWPA क्या है, प्राइस कंट्रोल क्या है, पर वो सब पिलर 6 हेल्थ केयर में हम देखेंगे, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में देखेंगे। हाँ, तो ये जो ट्रिप्स एग्रीमेंट है, ट्रेड रिलेटेड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इसके अंदर ये सब झगड़े होते रहते हैं, जो कि WTO ने बनाया है। कोरोना के दौरान ड्रग्स, वैक्सीन, डायग्नोस्टिक किट, प्रोटेक्टिव गियर, ये सब के अंदर भी पेटेंट होगा, फाइजर, नोवार्टिस जैसी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों का। तो इंडिया और साउथ अफ्रीका ने कहा कि भाई ये सब में हम चाहते हैं कि ट्रिप्स वेवर हो जाए। इन अदर वर्ड्स ये जितना भी पेटेंटेड माल है हमारी इंडिया की, साउथ अफ्रीका की या थर्ड वर्ल्ड कंट्री की कंपनियां बना सके, हमने उन पेरेंट कंपनी को कोई रॉयल्टी ना देनी पड़े या बहुत कम रॉयल्टी देनी पड़े, ऐसे सब आप कराओ। समिट में इस टाइप के पेटेंट वेवर्स दिए गए ऑन कोरोना ड्रग्स, जो हम लोग पिलर 3C में देख चुके हैं। फिर एक मामला बनता है पेटेंट पूलिंग। भारत की फार्मा कंपनी लाइक सिप्ला, इंटास, डॉक्टर रेड्डी, लुपिन, टोरेंट, ये लोग करें कि इनके पास जितने अलग अलग दवाइयों के पेटेंट्स हैं वो एक बॉक्स में डॉक्यूमेंट भर दें, एंड वॉलंटरी एग्रीमेंट, मतलब पिस्तौल दिखा के नहीं, उनको बस इच्छा हो गई कि हम ऐसा करेंगे। और फिर ये पूरा बॉक्स जिसमें कैंसर, कोरोना, HIV, हेपेटाइटिस, जो भी दवाइयों के पेटेंट भरे होंगे, और फिर जो और गरीब देश हो, जो भी टांजानिया, जिम्बाब्वे, रवांडा, उनकी फार्मा कंपनियों को ये बॉक्स दे दिया जाए, या तो फ्री में या सस्ती रॉयल्टी में, कि भाई इसमें 25 अलग अलग लाइफ सेविंग ड्रग की पेटेंट है, आप हमको 1000 रुपए देना हर महीने, एंड यू प्रोड्यूस दिस। तो अगर ऐसा किया जाए तो इसे हम क्या कहते हैं, पेटेंट पूलिंग। तो कोरोना की दवाइयों के लिए ऐसा पेटेंट पूलिंग इंडिया की फार्मा कंपनियों ने कुछ एक्सप्लोर किया, जब तक कि ट्रिप्स से वेवर नहीं आया, जो कि 2022 में आता है। कोरोना 2020 में था, अपन 2 साल तक तो वो कुछ बोल ही नहीं रहे थे WTO वाले, घोड़े चले गए, फिर उन्होंने तबेले को लॉक मारा, 2022 में पेटेंट वेवर दिया था। तब तक पेटेंट पूलिंग कंसेप्ट न्यूज में रहता था। देन अनदर कंसेप्ट इज एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। आप जब भी कोई चीज का पेटेंट करते हैं तो 20 ईयर्स के लिए आपको मोनोपोली मिलती है, कि सिर्फ आप ही उसको प्रोड्यूस कर सकते हैं, या आप जिसको परमिशन दे वो प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे रशिया की कंपनी ने डॉक्टर रेड्डी को परमिशन दिया कि हमारी स्पुतनिक वैक्सीन को तुम प्रोड्यूस कर लेना, पर हर एक पे हमें सपोज 10% रॉयल्टी या प्रॉफिट शेयर मिलना चाहिए। नाउ कम्स द प्रॉब्लम, 20 साल तक तो मजा है, फिर 21st ईयर को क्या होगा? 21st ईयर को इट इज एवरीवन्स गेम नाउ। उसके बाद जितनी कंपनियां हैं वो उस प्रोडक्ट को बना सकती हैं, और उनमें से किसी भी कंपनी ने ओरिजिनल पेटेंट होल्डर को 1 रुपया नहीं देना है। इट विल बिकम पब्लिक डोमेन, ओपन सोर्स हो जाएगा। इसलिए बड़ी बड़ी कंपनियां ये करती हैं कि जब उनको लगे कि पेटेंट खत्म होने वाली है, 21st ईयर तक हम पहुंच रहे हैं, तो वो ओरिजिनल दवाई को थोड़ा मॉडिफाई कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल जॉनसन एंड जॉनसन ने ये किया, उनकी टीबी की दवाई थी बेडाक्विलिन, जो 21st ईयर के पास हुआ है, तो उन्होंने ये किया कि अच्छा इसका हम सॉल्ट बना देते हैं। वो केमिस्ट्री आप देख लेना कि कैसे नॉर्मल होता है, फिर उसका सॉल्ट बना सकते हैं। जैसे सोडियम है, सोडियम में क्लोराइड डाला, सोडियम क्लोराइड बन गया, तो फिर ये क्या, मेरा नया पेटेंट है, और वापस मुझे और 20 ईयर्स के लिए आप दे दो पेटेंट। तो इस चीज को हम कहते हैं एवरग्रीनिंग, पेटेंट को सदा बाहर रखना। जब एक्सपायर होने को आए तो स्लाइटली मॉडिफाई द ओरिजिनल ड्रग फार्मूला टू अगेन गेट 20 ईयर्स एक्सटेंशन। इंडिया के पेटेंट एक्ट में इसकी मनाही है, एवरग्रीनिंग नॉट अलाउड इन इंडिया। लेकिन फिर भी फार्मा कंपनियां कोशिश करते रहती है। नोवार्टिस कंपनी ने एक बार की थी, उसको रिजेक्ट कर दिया। जॉनसन एंड जॉनसन ने भी कोशिश की, उसको भी रिजेक्ट कर दिया। सो एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स इज नॉट अलाउड इन इंडिया। फिर एक कंसेप्ट है यूटिलिटी पेटेंट, जिसको पैटी पेटेंट भी कहते हैं। पैटी मतलब खूबसूरत, तो पैटी मतलब कि अच्छी, छोटा, सुपरफिशियल। सपोज एक ओवन का या माइक्रोवेव ओवन का ऐसा मैं कुछ सुपरफिशियल माइनर चेंजेस करूं तो मुझे दूसरा पेटेंट मिल सकता है? तो जवाब है नो, अभी तो अलाउड नहीं है, कंपनियां मां करती है, ऐसा भी कुछ होना चाहिए। कॉमर्स मिनिस्ट्री का बोलना है ये सब नहीं अलाउ करना चाहिए। अदरवाइज ऐसे यूटिलिटी पेटेंट अलाउ करेंगे तो वापस से एवरग्रीनिंग की तकलीफ हो जाएगी कि LG कंपनी के पास माइक्रोवेव का पेटेंट मान लो 20 साल तक बनाएगा, फिर 21st ईयर को क्या करेगा, इधर ट्रक के 4 बल्ब लगा देगा कि मेरा फिर से पेटेंट है, तो नॉट अलाउड। तो हमने देखा इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का पेटेंट किस अलग अलग चीजों के नहीं मिल सकते, वो हमने देखा। फिर IPR की स्कीम्स और रैंकिंग वगैरह, तो देखिए कॉमर्स मिनिस्ट्री IPR का सारा काम देखती है। 2016 में पॉलिसी बनी। पॉलिसी में क्या बोला, एक तो एजुकेशन मिनिस्ट्री, जिसका पुराना नाम था ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, वो लोग कॉपीराइट का काम देखते थे, लेकिन अब से कॉपीराइट का काम कौन देखेगा, कॉमर्स मिनिस्ट्री देखेगी। सेकंड, अवेयरनेस फैलाएंगे, पुलिस और जजों को ट्रेनिंग देंगे कैसे पायरेसी से लड़ना है। कॉलेज में नए नए कोर्स चालू करेंगे, पेटेंट इंस्पेक्टर कैसे बन सकते हैं। स्टार्टअप कंपनियों को पेटेंट के लिए अप्लाई करना, उसकी फीस को माफ कर देंगे या कम कर देंगे। तो ये सब चलता है। फिर उसमें स्कीम बनती है, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री की SIPP स्कीम, जिसमें कैसे पेटेंट फाइल करें उसकी ट्रेनिंग देंगे, स्टार्टअप कंपनियों को जीरो पेटेंट फीस वगैरह वगैरह। फिर एक कंसेप्ट है इंक्यूबेटर्स। मान लीजिए मुझे आईपैड का ऐप बनाना हो, तो क्या मैं बना सकता हूँ? बना तो सकते हैं, बट देयर इज अ बिग प्रॉब्लम। आपके पास आईपैड भी होना चाहिए जो 50,000 का आता है, तभी आप उसका टेस्टिंग करो। फिर पता चले भाई आईपैड में भी 3-4 जात होती है, आईपैड एयर, आईपैड मिनी, आईपैड प्रो के भी 2 जात होते हैं, 10 इंच का होता है, 13 इंच का होता है। तो इतना तो ये तो मतलब 10-15 लाख तो आपके पास एडवांस में होने चाहिए सिर्फ एक चीज बनाने के लिए। स्वाभाविक है हर एक कंप्यूटर इंजीनियर या ग्रेजुएट के पास इतनी फैसिलिटी नहीं होगी। देन व्हाट टू डू? उसको जाना चाहिए इंक्यूबेटर में। यू कैन थिंक ऑफ पब्लिक, आपको एक बुक नहीं खरीदनी है, तब लाइब्रेरी से जाके लेके आना। उसी तरह यहाँ पर ये इंस्ट्रूमेंट की पब्लिक लाइब्रेरी, कि आपके पास इतने 25 आईपैड नहीं है, स्टिल आपको ऐप बनाना है, तब जाओ इंक्यूबेटर सेंटर पे, जहाँ पर ऐसे सब आईपैड पड़े होंगे, तब अपना कोड टेस्ट करते रहो दिन पे बैठ के। सो इंक्यूबेटर्स आर द सेंटर्स दैट हेल्प द एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स टू एक्सपेरिमेंट द प्रोडक्ट्स विदाउट इन्वेस्टिंग इन ऑल द मशीनरीज बिफोरहैंड। ये तो एक एग्जांपल आईपैड का हुआ। तो जो आपको इच्छा हो जाए कि मुझे ये ऐसी स्मार्ट पेंसिल बनानी है, तो इसका भी पूरा आपको ढांचा बनाना होगा, उसको प्लास्टिक को कैसे पिघलाते हैं, उसकी मशीन होगी, वो सब आप कहाँ से लाओगे? खुद का पैसा नहीं डालना है। ऐसी पब्लिक लाइब्रेरी यानी इंक्यूबेटर में सारी मशीन अवेलेबल होंगी। ओके, सो नाउ कम्स द स्कीम। नीति आयोग 2 स्कीम लेके आता है, एम एंड सेतु। सेतु मीन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एंड टैलेंट यूटिलाइजेशन। इसमें नीति आयोग, जो हम प्रोबेबली संडे पढ़ेंगे, नीति आयोग नाम की ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग कॉलेज यूनिवर्सिटी को पैसा देती है, ताकि वो लोग ऐसे इंक्यूबेटर सेंटर, या जिसे हम कहें कि फैक्ट्री मशीन आईपैड के पब्लिक लाइब्रेरी अवेलेबल वैसा वो बनाएंगे, जहाँ पर इनोवेटर जाके अपने प्रोडक्ट टेस्ट करें, मैन्युफैक्चरिंग करें। इंक्यूबेटर्स विल बी मेड, दैट इज सेतु स्कीम। नीति आयोग दूसरी स्कीम लेके आता है, अटल इनोवेशन मिशन यानी एम। तो उसमें ये सब बच्चों का कंपटीशन करेंगे, इनाम देंगे, इनोवेशन को प्रमोट करेंगे, दैट इज अटल इनोवेशन मिशन एम। दोनों का मालिक कौन है? नीति आयोग। मित्रों, ये जो एम स्कीम है, जिसमें मैंने आपको बताया ये सब छोटे बच्चों का कंपटीशन करेंगे इनोवेशन के लिए, तो अब इंडिया के बच्चे बराबर, फिर सामने रशिया के बच्चे होंगे,
तो उनकी कंपटीशन करवा लो। तो एम सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम, फिर एम अनिक इनिशिएटिव, दिस दैट, ये चलते रहे, इसका कोई अंत ही नहीं है। देयर इज नो एंड टू इट, सो बियॉन्ड अ पॉइंट देयर इज नो बेनिफिट इन प्रिपेयरिंग इट। क्योंकि पूछे तो क्या कितना याद करके जा सकते हो, वो करने बैठे तो भी मैक्सिमम एक सवाल निकल सकता है, तो उसके सामने क्या, फॉर एग्जांपल अगर मैं एनिमल बिहेवियर तैयार करने बैठता, लेट मी गो बैक, कि हाथी कीचड़ में रेंगता है कि नहीं, और ओरांगुटान ऐसा डंडी लगा के चींटी खाता है कि नहीं, तो उसमें मुझे ज्यादा बेटर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट दिखता है कि 2023 में 3 सवाल तो ऐसे थे जानवरों की बिहेवियर के बारे में, उससे पहले भी 2-2 सवाल तो थे ही। सो देन यू हैव टू डिसाइड कि मुझे कौन से टॉपिक में लेफ्ट राइट ज्यादा करनी है। ये जो करंट अफेयर्स पीडीएफ वाले हैं वो कोटा लेके चलते हैं कि 200 पेज की पीडीएफ बनानी है, जबरदस्ती हो कि नहीं हो, एंड देन दे कम अप विद ऑल दीस थिंग्स, जिसका मुझे कोई फायदा नहीं लगता, तो टाइम अपना सही जगह इन्वेस्ट करो, इसमें बहुत दिमाग मत लगाओ, आगे बढ़ो। फिर एक चलता है हैकाथॉन। हैकाथॉन मतलब सब इलीगल काम करके हैक करना, ऐसा नहीं, वो भी एक जात का कॉम्पिटिशन है कि फॉर एग्जांपल 36 आवर्स में नया सॉफ्टवेयर बना दो, 5 डेज में नया हार्डवेयर बना दो, ऐसे सब स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन किए जाते हैं जो एजुकेशन मिनिस्ट्री करवाती है। फिर इनोवेशन के लिए अलग अलग बहुत सारी स्कीम चलती है, इंस्पायर, मानक, निधि, निधि प्रयास, उच्चतर आविष्कार योजना। ये सब में क्या होगा, जो भी आईआईटी या कॉलेज होगी उसको ग्रांट में पैसा मिले तो उससे नए वो स्पेक्ट्रोमीटर, क्रोमेटोग्राफी मीटर, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप खरीद ले। बच्चे फेलोशिप, स्टाइपेंड, अवार्ड, विज्ञान मेले करेंगे, ये सब होगा। फिर आया कोरोना। कोरोना में बनाया युक्ति पोर्टल। युक्ति पोर्टल में कोरोना रिलेटेड कुछ नया आपने इन्वेंशन किया है, उसके बारे में आप रजिस्टर कर सकते हैं। तो हमने देखा आईपीआर क्या है, पेटेंट किस चीज के नहीं मिलते, आईपीआर की कुछ स्कीम देखी। लास्टली रैंकिंग। तो भाई रैंकिंग का कोई एंड है नहीं, आपके एंड में याद रहे उतना बेहतर है। बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन के याद रखने चाहिए, जैसे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, वीपो का ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, नीति आयोग का इंडिया इनोवेशन, ये तीन मतलब फेमस है, थोड़े समझ होनी चाहिए। अब इनसीड बिजनेस स्कूल मतलब एमबीए की स्कूल का ग्लोबल टैलेंट कॉम्पिटिटिव इंडेक्स, आईएमडी इंस्टीट्यूट स्विट्जरलैंड उसका ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रैंकिंग। अब देख सकते हैं अपन कितना याद रहेगा, कितना पूछेंगे, यस वो कुछ बार पूछते हैं अपन, सब रट के जाना मुश्किल होता है। लेट मी शो यू सम सैंपल्स, ये सब हैंडआउट में दिया, टाइम बचे उतना देख लेना। देखिए एक प्रश्न पूछा प्रीलिम 2019 में, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन बनाता है, तो ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बनाता है। तो ये तो याद होना चाहिए, इजी चीज है और बड़ी हाई प्रोफाइल न्यूज आइटम रहती है। सो यस इट इज एक्सपेक्टेड यू प्रिपेयर दिस। फिर एक बार कैसा प्रश्न है, ये देखो यूपीएससी जियोलॉजिस्ट एग्जाम में, आईएमडी वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग 2019, आईएमडी कोई फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन नहीं, समझो कोई एमबीए का कॉलेज है, उसकी रैंकिंग में किसको फर्स्ट रैंक मिला। अब आप कहीं मैं लगाओगे तुक्के, तो देखो सिंगापुर, यूएसए, स्विट्जरलैंड, इंडिया। अब आप सोचने बैठे कि अच्छा फर्स्ट रैंक बोला है और रिसर्च और इनोवेशन की बात है, तो होगा। नाउ यू आर स्टिल ऑन 50-50, सिंगापुर, यूएसए, स्विट्जरलैंड। बहुत सारे लोग तुक्के क्या मारेंगे कि देखो जो वीपो की रैंकिंग बनती है उसमें नॉर्मली यूएसए या स्विट्जरलैंड के नंबर आगे होते हैं, तो या तो 50 ये होगा या ये, तो आप टिक करते हैं, देन यू रियलाइज कि भाई मेरा तो जवाब ही रॉन्ग है, क्योंकि करेक्ट आंसर तो इसका बनता है सिंगापुर। तो ऐसे जो एब्सोल्यूट जनरल नॉलेज ऑफ मिसलेनियस थिंग नहीं याद है तो स्किप कर देना चाहिए। और इसको मैं मतलब ये पूछा है तो मैं हर साल इसका मेमोराइज करके जाऊंगा, दैट इज आल्सो नॉट एन आइडियल स्ट्रेटजी, क्योंकि उसके बाद अगर आप पेपर देखे तो कुछ नहीं रहा, तो आगे बढ़ो। खैर तो ये जो भी हमने व्हाटएवर 25-30 पेजेस आज कंप्लीट किया, एलपीजी रिफॉर्म्स, मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी, स्टार्टअप, आईपीआर, वो सब पढ़ के खत्म करो। कल रात वापस मिलते हैं और आगे कहानी जारी रहेगी। सो वी लर्न व्हाट इज ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज, टेक्सटाइल सर्विस सेक्टर, ई-कॉमर्स वगैरह के लिए क्या क्या रिफॉर्म्स लिए गए, कौन कौन सी स्कीम है, वो सब देखेंगे। कल रात मिलते हैं, तब तक ये पढ़ के खत्म हो, डोंट लेट बैकलॉग गेट अक्यूमुलेटेड। और कैजुअल एटीट्यूड से बाहर आओ, जो भी लोग हैं जिन्होंने लेट भी आज अगर ज्वाइन किया हो, मैं एक बार जल्दी से आपको याद करा दूं कि भाई ये मत सोचो कि आपने कुछ वीडियो क्लासेस देख लिया तो सिलेबस खत्म हो गया, और भी आपको बहुत कुछ करना है। लास्ट ईयर के पेपर डाउनलोड करके सॉल्व करो, एटलीस्ट 40 to 50 क्वेश्चन हो रहे हैं क्या। अगर नहीं हो रहे हैं तो कौन से टॉपिक आप मिस कर गए जो आपको आप लेक्चर में नहीं देखा, या क्लास के नोट्स में नहीं है, या बुक्स में नहीं है, और उस हिसाब से उनमें से कौन से टॉपिक्स आपको करने चाहिए। मैंने शुरुआत में आपको 4-5 हिट दे दी है, वो सब पे आप मेहनत करें। डू नॉट गेट कॉम्प्लेसेंट अबाउट ऑल दिस। कल आप मिलते हैं, बेस्ट विशेस।